हेलो, स्वागत है। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है अड्डा यूपी बोर्ड पे। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण और जरूरी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 40 टॉपिक धड़ाधड़, जो एक मैराथन सेशन टाइप का होगा, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स आज एग्जामिनेशन के कवर हो जाएंगे। बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। एक बार फटाफट से आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, जहां भी जिसको शेयर करना है, जिसको बुलाना है, जिससे कहना है कह लीजिए। 2 मिनट के अंदर ये सारे के सारे सेशंस आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। 40 टॉपिक मैंने बहुत इस तरीके से चुने हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बुक 2 से लेके बुक 1 तक का कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो इस 40 में रह जाए। और इसके बाद मैंने लिखा तो है कि 40 नंबर पक्के हो जाएंगे, पर आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपके 60 से 70 नंबर मिनिमम यहां से कवर हो जाएंगे। हाँ, ये आप मान के चलिए। हेलो हेलो बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संध्या, अनामिका, निहारिका, स्पाइडर, आराध्या, शुभम, मोहम्मद आरिफ, श्रुति, महिमा, टप्पू के पापा, शनि चौधरी, आ जाओ प्यारे बच्चों। कमल किशोर, एटीट्यूड, सृष्टि, चलो एक बार आ जाओ। अभी अली सर की क्लास चल रही थी, सारे बच्चे यहां पर आ जाएंगे। अभी क्लास वो खत्म हो गई है ऑलमोस्ट। चलिए एक बार सब लोग शेयर कर लो यार, एक बार सब लोग शेयर कर लो फटाफट से। स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बेटा। अब मैं ज्यादा आज बात नहीं करूंगा, आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं टॉपिक्स क्लियर करूंगा और आप लोगों का काम है कि सेशन में बने रहिए और सबको शेयर करते रहिएगा, बुलाते रहिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बीकानेर से क्या बात है बेटा, सबको बुलाते रहिए। तो पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां थी, मैं एक बार क्विक रिवीजन कराता चलूंगा, बाद में आपसे एमसीक्यू भी पूछ लूंगा, ठीक है? तो बने रहिएगा, बिल्कुल भी सेशन छोड़ के जाना नहीं है। गुड इवनिंग प्रभ्या, नभ्या, निखत, सबको गुड इवनिंग। विश्वनाथ प्रताप, पहला राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या थी? एकता एवं अखंडता। पूरा रिवीजन होता चलेगा, मेरे साथ बोलिएगा। और ये पीडीएफ आपको 100% आज टेलीग्राम पे मिलेगा, 100% पीडीएफ मिलेगा एक बार में, सुपर रिवीजन। एकता एवं, प्यारे बच्चों, एकता एवं क्या हो जाएगा इसमें? एकता एवं अखंडता, पहली चुनौती। दूसरी चुनौती मेरे प्यारे बच्चों क्या थी? दूसरी चुनौती मेरी क्या थी? लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि उस समय भारत को चिढ़ाया जाता था कि अरे भैया कहां लोकतंत्र है, भारत जैसे देशों के लिए लोकतंत्र कहां इतना संभव है, इतना आसान नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी एक समस्या थी। प्रणाम बेटा, खुशी, कमल किशोर, सोल्जर, उत्कर्ष। चलो तुम लोग लगे रहना, बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहना। मैं बातें कम करूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी आज तुम बच्चों की। सेशन को जहां तक ले जा सकते हो, 500, 400, 300 ले जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। 100% पीडीएफ मिलेगा। जो बीच में आके क्वेश्चन पूछे उसका जवाब तुम लोग खुद देते रहना। कोई अगर आके पूछे पीडीएफ कहां मिलेगा, क्या होगा, तुम लोग खुद बताते रहना, सर टेलीग्राम पे देंगे। चलो अब पढ़ाई करो। एकता एवं अखंडता, लोकतंत्र। तीसरे नंबर पर क्या था प्यारे बच्चों? समानता, समानता या समता मूलक समाज, समानता की स्थापना। अब देखो, जिस समय देश आजाद हुआ प्यारे बच्चों, उस समय देश में बहुत ज्यादा क्या था? जाति, धर्म, बिरादरी, आर्थिक रूप पर क्या था? एक असमानता पूरे देश में व्याप्त थी। ऐसे में समानता स्थापित करना, सबको जो है बराबर के हक दिलाना, दिस वॉज नेवर इजी। वो इतना आसान नहीं था, इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती प्यारे बच्चों हमारे देश में बनी हुई थी, ठीक है? चलिए, तो एकता एवं अखंडता, लोकतंत्र, समानता की स्थापना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए प्यारे बच्चों नेहरू जी ने एक भाषण भी दिया था जो बहुत पूछा जाता है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित, भाग्यवधू से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ जुड़ेंगे मैं बताता चलूंगा। चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्विस्ट विद द डेस्टिनी वाला भाषण भी नेहरू जी ने दिया था। और देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी ने भी शपथ लिया था। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। हाँ टप्पू के पापा, चलिए अगला। तो ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, इस पर बात करेंगे। अगला पॉइंट, राज्य पुनर्गठन आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जब देश की आजादी हो गई, आजादी के बाद बहुत सारे रजवाड़े, आप जानते हैं कि उस समय जब देश आजाद हुआ था तो देश में कुल मिलाकर 565 रजवाड़े थे। ये हमेशा याद रखिएगा, 565 रजवाड़े थे। सबकी अलग अलग डिमांड थी। कोई कह रहा था हमको राज्य बना दो जी, कोई कह रहा था हमको अलग राज्य बना दो जी, कोई कह रहा था हमको, प्यारे बच्चों, अरे दर्शिका दुबे, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, आज किसी से बात नहीं हो रही है। हाँ हाँ बेटा समझा दो। चलो राहुल मिश्रा, गुड इवनिंग। और इनका ये अब बहुत बड़ा चुनौती था कि कैसे राज्यों का गठन किया जाए। तो हुआ ये कि 1953 में एक जस्टिस फजल अली, जस्टिस फजल अली, प्यारे बच्चों, जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ये 3 सदस्य थे, पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, वो भी इसमें शामिल थे। इस राज्य पुनर्गठन आयोग को ये एक कार्यवाही दी गई, ये एक जिम्मेदारी दी गई कि वो क्या करें प्यारे बच्चों? राज्य पुनर्गठन आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो क्या करें? राज्यों के गठन की कामकाज को संभाले कि किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। और इन्होंने क्या किया था? 16 राज्य
और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी। और इन्होंने यह भी माना था कि ऐसा है भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन्होंने क्या कहा था कि राज्यों के नाम पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। हाँ पुष्पा मोदी बिल्कुल ठीक, अर्चिता सिमरन, अर्चना बेटा क्या हो गया। अब इसके आधार पर प्यारे बच्चों ये भी याद रखना कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट पास हुआ 1956 में मेरे प्यारे बच्चों, और यहां पर फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर बना दिए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1953 में, इसमें डॉक्टर फजल अली जस्टिस फजल अली अध्यक्षता कर रहे थे, इसको फजल अली आयोग भी कहा गया। और इस आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया। जो आज का सेशन पूरा देख लेगा उसका बेड़ा पार है, जान लो, चाहे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कहीं का भी है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने रखे हुए हैं और अभी मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, फिर टॉपिक का जहां जरूरत पड़ेगी रिवाइज भी कर लेंगे जो आप लोग पूछेंगे, और एमसीक्यू भी आप लोगों से मैं पूछ लूंगा। अगला सवाल है कांग्रेस प्रणाली का प्रभुत्व। कांग्रेस प्रणाली का प्रभुत्व का मतलब यह है कि यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे कि एक दल के प्रभुत्व का मतलब क्या था। तो यहां पर कुल मतलब यह था कि प्रथम 3 आम चुनाव में प्यारे बच्चों, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्यारे बच्चों क्या, कांग्रेस का प्रभुत्व। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। जो प्रथम 3 आम चुनाव थे इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत प्रभुत्व चल रहा था। वेलकम बेटा, वेलकम। मिर्जापुर से बढ़िया, हाँ करेक्ट, रोहित पाल जी, कमल किशोर जी, क्या बात है। तुम लोग बस साथ देते रहना, आज कोई भागना नहीं चाहिए। देखते हैं भाई 40 टॉपिक आज कौन कौन निपटाता है मेरे साथ, लास्ट में मजे करेंगे। और गिफ्ट वालों, जो पुराने गिफ्ट वाले हो निराश मत होना, मैं उसी में लगा हूं। प्रथम 3 आम चुनाव कांग्रेस का प्रभुत्व का रहा। 1952 का चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी को 300 कितना मिला हो, 64 सीट। और 1957 प्यारे बच्चों इसमें कांग्रेस पार्टी को 371 और 1962 में 361 सीटें मिली। ये 3 आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ, एक तरफा बढ़त मिली थी। इसको क्या हुआ था प्यारे बच्चों, एक दल का प्रभुत्व कहा था। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार यार, तुम लोगों ने संभाल रखा है कि सर आज बात नहीं कर पाएंगे। बढ़िया बेटा बढ़िया। हाँ करेक्ट सर, हमारा नाम नहीं लिया रे, सुनील प्रजापति तुम्हारा नाम। हाँ सीबीएसई के लिए, सभी बोर्ड के लिए बच्चों जवाब देते रहना कि सभी बोर्ड के लिए है। चलो उसके बाद देखो इसमें कारण जरूर देख लेना कि, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना, जवाब ही मत देना। कारण पहला क्या था, एक दल का प्रभुत्व क्यों दिख रहा था, क्योंकि नेहरू का करिश्माई नेतृत्व था। क्या था, नेहरू का करिश्माई नेतृत्व था प्यारे बच्चों, नेहरू का करिश्माई नेतृत्व था। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या था, कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत। कांग्रेस का संगठन, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी को लगातार सफलता मिल रही थी कि एक तो नेहरू बहुत बड़े लीडर थे और दूसरा कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत था। तीसरा रीजन क्या था, कांग्रेस का औपनिवेशिक इतिहास। कांग्रेस का औपनिवेशिक इतिहास मेरे प्यारे बच्चों, कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों के जमाने में लड़ाई लड़ी थी। 200 लाइव करो तुरंत फटाफट। अरे शिवम पांडे, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, आज बातें नहीं कर रहा हूं, आज पढ़ा रहा हूं ज्यादा। फटाफट 200 लाइव होना चाहिए 2 मिनट के अंदर, जब मैं इधर पलटू 200 लाइव हो जाना चाहिए। चलो जितने मोबाइल लैपटॉप सब में ऑन हो जाओ। कांग्रेस का औपनिवेशिक इतिहास था, नेहरू का करिश्माई नेतृत्व, कांग्रेस का संगठन, औपनिवेशिक इतिहास, ये सारी चीजें क्या थी। और कांग्रेस का समावेशी स्वरूप, कांग्रेस का समावेशी स्वरूप। समावेशी मतलब ये होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने साथ, कांग्रेस पार्टी अपने साथ सबको जोड़ने में कामयाब थी। सर एक क्लास लीजिए जिसमें सभी बच्चा अपने से क्वेश्चन सिलेबस, हाँ बहुत बढ़िया कमल किशोर, 100%। तो कांग्रेस का समावेशी स्वरूप था, कांग्रेस अपने अंदर सबको समावेशित करना चाहती थी, इसीलिए पामर ने इसको छतरी संगठन भी कहा था। कोई पूछे कि किस संगठन को छतरी संगठन कहा गया, तो कांग्रेस को। और किसने कहा प्यारे बच्चों, पामर ने कहा था, ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक नंबर 3 था जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ। देखो ऐसा है कि ध्यान रखिएगा, 1969 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी। क्यों, एक तो हो गई थी कांग्रेस ओ संगठन, जो क्या था, संगठन के लोग जो थे वो अलग हो गए थे, और एक कांग्रेस आर हो गई थी। क्यों, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर लोग थे इनके,
सवाल ये है कि ये कांग्रेस का विभाजन हुआ क्यों? तो इसका असली रीजन था सिंडिकेट से इंदिरा गांधी के मतभेद। सिंडिकेट से इंदिरा गांधी के मतभेद। जो सिंडिकेट था उससे इंदिरा गांधी का बहुत मतभेद रहता था। सवाल यह है कि सिंडिकेट किसको कहते थे? तो सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रभुत्वशाली नेताओं का ग्रुप। कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रभुत्वशाली नेताओं का समूह। कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रभुत्वशाली नेताओं का जो समूह था। अरे 200 लाइव नहीं हुआ क्या अभी? कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रभुत्वशाली नेताओं का समूह था। इसमें कौन कौन शामिल था मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग सही लिख रहे हो। हाँ, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, सुनील कुमार जी, सभी बोर्ड के लिए है। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों, नेताओं का समूह इसमें कौन कौन था? एस वाई पाटिल, इसके अलावा निजलिंग गप्पा, इसके अलावा के कामराज। ये लोग जो है सिंडिकेट के मेंबर होते थे। कांग्रेस के भीतर एक मजबूत लोग होते थे। इसमें ध्यान रखिएगा 1969 का राष्ट्रपति चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 1969 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ वो एक बहुत बड़ा कारण बना कांग्रेस पार्टी के विभाजन का। 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ वो एक बहुत बड़ा, चित्रकूट के स्नेहा पांडे आ जाइए, बहुत बड़ा कारण बना प्यारे बच्चों। एक तरह से राष्ट्रपति चुनाव बहुत बड़ा कारण बन गया प्यारे बच्चों। किस चीज का? कांग्रेस के विभाजन का। और क्या कारण बन गया? देखिए इसमें क्या थे, दो यहां पर लोग थे। अब बे फटाफट 200 लाइव करो लो, बंद करके चल हम। नौटंकी बहुत हो रहा है भाई। दबा के 40 टॉपिक कर लो, उसके बाद कहीं कुछ मिले उलेगा नहीं, और इसके बाद कहीं कुछ आ गया एग्जाम में तो हमसे मिल लेना आके। दबा के एकदम चौचक रूप से पढ़ो यार, टेंशन क्या है? अब बात के चक्कर में मत बोलो कि सर जी बतिया नहीं रहे। सर जी बतिया पढ़ाई के तनी बिना बतियोलहू पढ़ लो एक आध दिन सीरियसली यार है। चलो तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या था, देखो भुलवा दिए तुम लोग। यहां पर प्यारे बच्चों नीलम संजीवा रेड्डी, प्यारे बच्चों नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे प्यारे बच्चों? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। और वहीं प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पर कौन थे? दूसरे नंबर पर वीवी गिरी। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये निर्दलीय थे, ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी के सहयोग से वीवी गिरी जीत गए। इंदिरा गांधी के सहयोग से वीवी गिरी जीत गए। और जब वीवी गिरी जीत गए प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी के सहयोग से वीवी गिरी जीत गए, तो इससे कांग्रेस के जो लोग थे वो नाराज हो गए। खास करके जो सिंडिकेट के जो लोग थे ना, वो काफी नाराज हो गए कि अरे भाई देखिए हमारे रहते हुए जो है वीवी गिरी जीत गई, ये तो बड़ी शर्म की बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। बाद में जो कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस संगठन है, ये विपक्ष के साथ जाकर मिल गई और 1971 में इंदिरा हटाओ के नारे के साथ ग्रैंड अलायंस बनाया। लेकिन वो ग्रैंड अलायंस नहीं जीत गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने लगाया और इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो पॉइंट देखने को मिलता है योजना आयोग, बहुत शानदार पॉइंट है। भारत आजादी के बाद क्या हुआ? मिश्रित अर्थव्यवस्था लेकर आगे बढ़ा। क्या बना? मिश्रित अर्थव्यवस्था लेकर आगे बढ़ा और यह कहा कि हम नियोजित विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। नियोजित विकास मतलब होता है योजना बनाकर विकास करना, सरकार के साथ योजना बनाना, योजना बनाकर क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना। भारत ने इसको लागू करने के लिए क्या किया? भारत ने उन्होंने वीवी को क्यों जिताया? सभा से उन्होंने वीवी को इसलिए जिताया, वीवी गिरी जी को, क्योंकि जो नीलम संजीवा रेड्डी थे वो कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट के वाले आदमी थे। अगर वो जीत जाते तो सिंडिकेट के साथ तो बहुत लड़ाई चलती थी इंदिरा गांधी की, तो अब सिंडिकेट के लोग हावी हो जाते और ये कभी चाहते नहीं थे। इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर सिंडिकेट का आदमी राष्ट्रपति बनेगा तो हमको तंग भी करेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया? फटाफट से उनको चुनाव हरवा दिया। अच्छा अब देखो योजना आयोग, इसकी जो स्थापना हुई है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। इसकी स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। प्यारे बच्चों जो इसके अध्यक्ष रहे हैं ये रहते हैं प्रधानमंत्री। प्यारे बच्चों जो इसके अध्यक्ष रहे हैं वो प्रधानमंत्री रहते थे। इसमें एक उपाध्यक्ष होते थे, ठीक है, इसमें एक उपाध्यक्ष होते थे। इसमें पूर्णकालिक सदस्य भी कुछ रहते थे, 8 पूर्णकालिक सदस्य एक्चुअली रहते थे, ठीक है। इसमें 4 केंद्रीय मंत्री भी रहते थे। और इसका मुख्य रूप से काम क्या होता था? इसका मुख्य रूप से काम होता था पंचवर्षीय योजना बनाना, यानी 5 साल की योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना।
प्यारे बच्चों 1951 से लेके 2017 के बीच भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं। 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। एक एक चीज एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं, एक एक चीज एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं। इससे ग्रैंड अलायंस में वीरेंद्र हटाओ का हाँ वीरेंद्र हटाओ का नारा नहीं दिया था, इंदिरा हटाओ का नारा दिया था ग्रैंड अलायंस ने। तो प्यारे बच्चों 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, जिसने कृषि पर जोर दिया, हैरोल्ड डोमल मॉडल। दूसरा 1956 से 61 तक चली थी, जिसको महानलोबिस मॉडल कहा जाता है प्यारे बच्चों। और इस योजना ने उद्योगों पर बल दिया था कि देश में उद्योग लगने चाहिए। ये दो योजनाओं के बारे में एनसीईआरटी में चर्चा की गई है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या माने जाएंगे? बेहद इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। योजना आयोग के बाद आती है बात नीति आयोग। प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2015, देखिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ये कहते हैं, सर मैंने इतनी बार आंसर दे दिया, आप मेरा मैसेज नहीं दे रहे हो। करण बेटा मैं सबके बातें आज नहीं सुन रहा हूं, आज मैं पढ़ाने पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बातें थोड़ी कम होंगी। सुबह बुलडोजर क्लास में तो बात होती ही है 6 बजे ना, थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बात मैं आपसे करूंगा, फिर करूंगा, करेक्ट। लेकिन आप लोग बने रहिए फटाफट। प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2015 को जो है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। और ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पर आई, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग देश में आई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्यारे बच्चों यहां पर इसके अध्यक्ष जो हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसके उपाध्यक्ष, ठीक है, पीएम द्वारा नामित, पीएम द्वारा नामित। अच्छा ये उपाध्यक्ष में मैंने पीएम, हाँ ठीक है, पीएम द्वारा नामित। इसके अलावा इसमें एक सीईओ का पद होता था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वहां सचिव होता था योजना आयोग में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। यहां पर 4 पूर्णकालिक सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर्स, और 5 भी कहीं कहीं आता है, और 2 अंशकालिक माने टेम्पररी रूप से 2 लोग आएंगे जो कभी कभी आएंगे चले जाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसमें 4 केंद्रीय मंत्री भी, 4 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा यहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिनको मिलाकर क्या कहा जाएगा, मुझे पता है बहुत लोग आज टिकने वाले नहीं हैं। जहां जब सीरियस पढ़ाई होगी तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी, उन लोगों को बस मौज मस्ती बातें कर लो, एमसीक्यू कर लो, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। हाँ सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जिसको गवर्निंग काउंसिल कहा गया, ठीक है, गवर्निंग काउंसिल। और इसको टीम इंडिया का भी नाम दिया गया। क्या दिया गया प्यारे बच्चों? इसको टीम इंडिया का नाम प्यारे बच्चों दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? नीति आयोग को टीम इंडिया का भी नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ करेक्ट, ये नीति आयोग है। अच्छा यहां पर 3 वर्ष, 5 साल नहीं, 7 वर्ष और 15 वर्ष की अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा कराना, राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा का रिजल्ट क्या आया वो जारी करना, है ना, ये सारी चीजें नीति आयोग की विशेषताएं हैं, नीति आयोग के अंतर्गत देखी जाती हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं और वो टॉपिक है हरित क्रांति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश में खाद्यान्न संकट को दूर करने हेतु, देश में खाद्यान्न संकट को दूर करने हेतु क्या चलाया गया? सर कोई रिचार्ज करा दो, मेरा सुबह से खत्म हो गया है। सर मेरा फ्रेंड मुझसे बहुत जलता है, उसको शेयर करूं कि नहीं? जो तुमसे जले उसे और आगे बढ़ाओ। तुम लोग कब ये मैच्योरिटी सीखोगे? जो तुमसे जल रहा है, जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, उसको सहयोग और ज्यादा करो ताकि वो तुम्हारे दुश्मनी से नहीं प्यार से तुम्हारा कायल हो जाए। यार
देखो ऊपर वाले ने सबके भाग्य में सारी चीजें लिख दी हैं, तुम्हारे भाग्य नसीब और पढ़ाई तो खास करके यार तुम्हारी कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और ना इससे बड़ा कोई दान है। इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम अपने दोस्त से ये छुपा के, अपने कॉम्पिटिटर से ये छुपाकर बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तब ये मान के चलो कि तुम रोक नहीं पाओगे उसको आगे बढ़ने से। लेकिन अगर तुम उसके सहयोग में आओगे ना, तो एक बार तो नजर झुकेगी जरूर, जब वो तुम्हारे सामने बोलेगा कि यार इस आदमी ने एक बार मेरी मदद की थी। तो देखो ऐसा है कि जीव एक आंख के बदले आंख से दुनिया नहीं है, तब तो दुनिया अंधी हो जाएगी। थोड़ा सा प्रेम दिखाओ, थोड़ा सा उदार दिल करो, थोड़ा सा बड़ा करो। हाँ जी मिर्जापुर वाले जी, चलिए प्यारे बच्चों, खाद्यान्न संकट को दूर करने हेतु 1967 के आसपास शुरू हुई, लेकिन आप 60 के दशक में याद रखिएगा, 60 के दशक में, ठीक है। और इसके जो जनक हुए प्यारे बच्चों, उनका नाम एमएस स्वामीनाथन, उनका नाम क्या था? एमएस स्वामीनाथन उनका नाम था। और यहां पर उपकरण, कुछ हरित क्रांति के उपकरणों को इस्तेमाल किया गया, जैसे कृषि का मशीनीकरण, कृषि का मशीनीकरण यानी कि खेतों में, कृषि में मशीनों का इस्तेमाल करना, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ दर्शिका, दूसरी चीज प्यारे बच्चों, HYV बीज यानी उन्नतशील बीज, हाई एल्डिंग वैरायटी, ऐसी बीज जो कम से कम लगाने पर भी ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। प्रशांत कुमार जी तुम्हारा मैसेज आ रहा है। आशीष शुक्ला, हाँ करेक्ट, चलिए, हाँ सोल्जर उत्कर्ष। चलिए तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल। देखो भैया सोशियोलॉजी वालों के लिए भी, सॉरी इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी ये टॉपिक है, समाजशास्त्र वालों के लिए भी ये टॉपिक है। कृषि का मशीनीकरण, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, और भूगोल वाले, ज्योग्राफी वालों के लिए भी है ये। चौथे नंबर पर प्यारे बच्चों, कीटनाशक, कीटनाशक और सिंचाई की व्यवस्था। इन सारी चीजों के का इस्तेमाल करके कृषि का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाया गया। इन सारे चीजों का इस्तेमाल करके कृषि का उत्पादन क्या किया गया? बहुत तेजी से बढ़ाया गया। और जब कृषि का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाया गया, उसके कुछ, यानी भारत खाद्यान्न संपन्न हो गया, ठीक है। भारत क्या हुआ? खाद्यान्न संपन्न। लेकिन संपन्न होने के साथ साथ पर्यावरण पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, जब आप जो है बहुत सारे कीटनाशक डालेंगे, तो निश्चित तौर पर पर्यावरण को थोड़ा नुकसान होगा। दूसरा, इसमें अमीर किसानों को ज्यादा फायदा हुआ, गरीब किसान इन सब चीजों का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए। तीसरा, ये भारत के हर इलाके में नहीं फैल पाया, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक तो ज्यादा फैल पाया है, उसके आगे ये पूरे देश में ज्यादा नहीं फैल पाया। दूसरे चरण में थोड़ा सा और विस्तार इसका हुआ था। तो अमीर गरीब किसानों के अंतर्गत, अच्छा, गेहूं और चावल तक ज्यादा सीमित रहा, इसमें विविधीकरण नहीं हो पाया, मतलब बाकी अनाज इससे थोड़े छूटते हुए दिखाई पड़े। तो एक तो ये भी प्रोसेस दिखाई पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार थोड़ा आप जानते हुए चलिए। देखिए अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, पूंजीवाद, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी का मतलब होता है जहां पर निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है, निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है, यानी प्राइवेट ओनरशिप की बात की जाती है। यहां पर किसी एक आदमी के हाथ में सब कुछ नहीं, मतलब कि इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती है, प्राइवेट ओनरशिप की बात करती है। यहां पर लाभ कमाना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, ठीक है। लाभ यहां पर सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। यहां पर वर्ग संघर्ष देखा जाता है, यानी गरीब और अमीर के बीच में एक तरह से कह सकते हैं द्वंद्व होगा, ऊंच नीच का भेदभाव होगा। आगे बात समझ में। और यहां पर न्यूनतम हस्तक्षेप सरकार करती है, न्यूनतम हस्तक्षेप सरकार करती है, ठीक है। हाँ आशीष, सरिया, सईद, दर्शिका, करण, प्रतीश यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोल्जर उत्कर्ष। चलिए दूसरी तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सार्वजनिक स्वामित्व। क्या होता है? सार्वजनिक स्वामित्व। इसका मतलब यह हो गया कि सारे स्वामित्व सरकार के हाथ में होते हैं। सरकार क्या करती है? सब कुछ अपने नियंत्रण में रखती है, इसलिए इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पीडीएफ सबको मिलेगा, चिंता मत करिएगा। इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, मतलब अर्थव्यवस्था सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। सरकार हर चीज अपने जिसको कहता है ना कि अपने हाथों से करना चाहती है, सरकार दूसरों के हाथों में कोई चीज देना नहीं चाहती है। तीसरे नंबर पर आती है प्यारे बच्चों यहां पर हाँ, केंद्रीकृत तो होती है कल्याणकारी व्यवस्था। कल्याणकारी व्यवस्था मतलब सरकार सबके शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की चिंता सरकार क्या करना चाहती है? खुद करना चाहती है। मिश्रित में क्या होता है? बहुत सिंपल है, यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी, ठीक है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। तो दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था होगी वो इन्हीं तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी। अब तो दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित हैं,
कोई भी अर्थव्यवस्था न पूरी तरह पूंजीवादी है न पूरी तरह समाजवादी रह गई है। हर अर्थव्यवस्थाओं ने कुछ कुछ क्या किए हैं, दूसरे दूसरे के गुण अपने में शामिल कर लिए हैं। सर MS स्वामीनाथन सर सही बोला आपने। हाँ करण जी बताइए। सर जी अब मैं कमेंट नहीं करूंगी, मैं देख रही हूँ क्लास से। ठीक है एटीट्यूड गर्ल शिवानी राजपूत, सवा से एक PDF कहाँ मिलता है? अभी लास्ट में बताऊंगा। गुरुवार आप पढ़ाओ, पूरी रात पढ़ेंगे। अरे वाह भाई सर मैं चुप क्लास रोहित पाल बढ़िया बेटा। चलिए सर भाई बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए, एक से एक शानदार। सर आंसर राइटिंग करने के लिए दे दीजिए। चांदनी पाल सुबह मॉर्निंग में आओगे ना, आंसर राइटिंग सुबह 6 बजे मैं कराता ही हूँ। सुबह 6 बजे बुलडोजर क्लास में सब लोग आया करो। बढ़िया समीर, सब याद आ जाएगा। चलिए आ जाइए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपातकाल, बहुत शानदार टॉपिक है। आपातकाल को अगर हम उठा लें भाई, देखो आपातकाल देश में कब लगाया गया? 25 जून 1975। ठीक बात। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस्तेमाल किया गया? सर अनुच्छेद 352। ठीक। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों? उस समय देश के प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। उस समय मीसा कानून लाया गया, और मीसा कानून मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा कानून के तहत विपक्षी नेताओं को जेल, विपक्षी नेताओं को जेल, ठीक है, प्रेस पर पाबंदी, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, केवल जीवन जीने का अधिकार छोड़ दिया जाए तो सब कुछ खत्म। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, ठीक है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। इसी बीच 1976 में 42वां संविधान का बहुत बड़ा संशोधन किया गया, जिसको लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की भी बात कर दी गई। ठीक है। अगर हम कारणों की बात करें तो कारण क्या रहे भाई? देश में एक असंतोष चल रहा था। सर प्रयागराज गए थे, महिमा 26 जनवरी को वापस आए। अच्छा समीक्षा। चलिए मीसा का, हाँ 25 जून, करेक्ट करेक्ट स्नेहा। चलो महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार, छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, ठीक है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। देखो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो इंदिरा गांधी थी उनके खिलाफ एक फैसला आया कि इंदिरा गांधी ने जो है एक सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने राज नारायण की अपील पर यह फैसला दिया था 12 जून 1975 को। और उसके बाद इंदिरा गांधी को यह भी कहा गया था कि न वो किसी पद पर रह पाएंगी। अरे नहीं देव बेटा, मैं किसी को नहीं बोला हूं कि न वो किसी पद पर रह पाएंगी, न वो चुनाव लड़ सकती हैं, न वो प्रधानमंत्री रह सकती हैं। तो अब वहां पर पूरे देश में ये मांग होने लगी कि उनको पद छोड़ना पड़ेगा। हाँ उसी दौरान 1974, अच्छा ये छात्र आंदोलन ये सब 1974 में हुआ था। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, बिहार का छात्र आंदोलन, रेल हड़ताल, ये सब कुछ क्या है बिहार में चल रहा था, है ना। और ये पूरे देश में फिर संपूर्ण क्रांति फैलने लगी थी। तो उनके खिलाफ क्या हुआ, एक बहुत बड़ा असंतोष हुआ और अंत में उनको इस्तीफा देना पड़ा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जॉर्ज फर्नांडिस उसमें नेता थे। तो ये जितनी कंडीशंस थी ये सब इमरजेंसी या आपातकाल लगाने के लिए उत्तरदायी हो गई, और इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा, आपातकाल लगाना पड़ा। हाँ जेपी सिंह जी चलिए, हाँ रायबरेली का चुनाव था, बिल्कुल ठीक बात। चलिए तो फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, ठीक है, अमृतसर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर। जो भिंडरावाला नेता था, भिंडरावाला, ठीक है, और ये क्या कर रहा था, खालिस्तानी आंदोलन एक तरह से चला रहा था। खालिस्तानी आंदोलन, खालिस्तानी आंदोलन में ये चाहता था कि अलग खालिस्तान बने, अलग देश खालिस्तान बने सिखों के लिए। आ गई बात समझ में। और इसने कांग्रेस पार्टी को मदद भी की थी चुनाव लड़ने में। और उसके बाद ये क्या करने लगा, उसके बाद ये लगातार हथियार जुटाकर अपनी सेना लेकर कहां चला गया था, स्वर्ण मंदिर में जाकर उसने कब्जा कर लिया था। और वहां पर फिर सेना ने घुस के, प्यारे बच्चों, ओके ओके विजय जी,
सेना ने घुस के इसको मारा था, उसी पूरे ऑपरेशन को क्या कहा गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बदले में फिर 31 अक्टूबर 1984 को फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई थी। और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ? दंगा भी हो गया था, हिंदू सिख दंगा, हिंदू सिख दंगा। ठीक है, अगला टॉपिक, असम और पंजाब समझौता। देखो ऐसा है, ये दोनों समझौते 1985 में हुए थे। असम समझौता जो है ये अवैध घुसपैठ के लिए हो रहा था। पंजाब में जो अवैध घुसपैठ है इसको लेकर असम समझौता चल रहा था। और उसमें एक ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, एक संस्था थी, कौन सी? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू। ठीक है, इसके साथ राजीव गांधी ने क्या किया? राजीव गांधी ने इसके साथ समझौता किया और ये बात की गई कि ठीक है भाई, जो बाहर से असम में घुसपैठिए आ रहे हैं उसको रोकने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। आ गई बात समझ में? जिसको नींद आ रही है, जिसको घर जाना है, जिसको सेशन से जाना है, सबको उल्टा टांग दूंगा, कोई नहीं जाएगा। सर 28 ये क्या बोल रहे हो? हाँ गलत बोल एटीट्यूड आप। अरे भाई आपसे बतिया रहे हो तुम लोग। यासिरवा मुझे पता है तू पाकिस्तान, इतना टांगूंगा भी ना। यहाँ पे बकवास अगर किए पाकिस्तान इंडिया खालिस्तान तो उठा उठा पटकूंगा भी। नौटंकी बाज हो, बहुत मारूंगा। बातें कम करो, पढ़ाई करो। सर मुझे बुलाकर है बिल्कुल क्लास में अजीब लग रहा है। सर मुझे बुखार है बिल्कुल। अरे भाई बुखार है तो दांत कहाँ चियार रही हो? सर ये बाला करवा दिया है। हाँ सर मुझे डर लग रहा था आपसे कॉपी चेक करवाने में, आप डांटने ना लगे इसलिए नहीं आ रही थी कॉपी चेक करवाने। अरे दिव्या बेटा कैसी बात करी, अभी मैंने देखा नहीं है। सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच आ रहा है। अच्छा आधा तो मैच देख रहे हैं सब। ओहो सर संस्कृत पढ़ाते हो? ले भैया सब हम ही पढ़ा दें। पंजाब समझौता 1985 संत लोंगेवाल और राजीव गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, संत लोंगेवाल और राजीव गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, सिख दंगों के बाद, सिख दंगों के बाद, ठीक है, इसमें एक दो चीजें रखी गई थी, जैसे सिखों को मतलब जो दंगा पीड़ित हैं उनको मुआवजा। ठीक है, दूसरा नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण बनाया जाए। ठीक है, रावी ब्यास नदी जल को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। चंडीगढ़ कहां दे दिया जाए? पंजाब को दे दिया जाए। आ गई बात समझ में? सर आज यासिर पीछे बैठकर शोर मचा रहा है। यासिर हल्ला नहीं। कनिष्का सर आप चुपचाप पढ़ा रहे हैं, हम कमेंट्स ऑफ करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा कई थे तो ऐसे हैं कि सर हम चुपचाप पढ़ रहे हैं ये बताने के लिए 100 को कमेंट कर दिए हैं। आप ही बोले थे कि कितना भी तकलीफ हो खुश रहो कर फेस करो, तो आपका बात नहीं सुने क्या मतलब? अच्छा वाह। यासिर पीछे से हल्ला क्यों कर रहे हो भाई? नहीं वो पीछे नहीं बैठा, बीच में बैठा है। सर अभिषेक शर्मा बहुत मस्त खेल रहा है, फिर 6 मारा। अच्छा आधा इसीलिए हमारे ऑफिसों में हल्ला हो रहा था। हम सोचे हम भी गलत टाइम पे क्लास रख दी यार, हम भूल ही गए कि आज बताओ आज तो मैच चल रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये भी एक त्याग है ना भाई, जिस त्याग को जो करेगा, ये भी एक जीवन में 12वीं बार तो आएगी नहीं। तो तुम लोग जो त्याग कर रहे हो ना, ये त्याग स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि मैच छोड़ के तुम लोग जो है पढ़ाई। अच्छा कुछ तो पता नहीं है उसको बता रहे हैं कि मैच है। अरे तुम यहाँ क्या करो, मैच है, चलो मैच देखा जाए। नालायको, मैच देखना ज्यादा जरूरी है। चलो असम समझौता, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। उत्तर पूर्व की समस्या देखो भाई, उत्तर पूर्व में 7 बहनें उनको कहा जाता है। किसको? अरुणाचल, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और असम। और इनका एक भाई भी है। ठीक है, 7 बहन प्लस एक भाई। कौन सा? सिक्किम, वही जो 1975 में भारत में शामिल हुआ। ठीक है, अब देखो इनकी समस्या क्या रहती है। इनकी समस्या रही है असंतुलित विकास, मतलब बहुत सारे वहां पे जो क्षेत्र हैं उनका विकास भारत के अन्य क्षेत्रों के जैसे नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा
जनजातियों की अस्मिता का सवाल, मतलब बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति या जो अस्मिता है उनको खतरा है कि भाई देखो हुआ क्या कि आजादी के बाद ये सातों जो है इनको एक ही असम में डाल दिया गया था, और जब एक ही असम में डाल दिया गया, सर जी मुझे बोल रहे थे मेरे मानसी से सेटिंग है, तो उसी से बोल रहे हैं कि क्या, अरे नौटंकी, तुम लोग क्या क्या बतिया रहे हो आपस में है। तो चलो अब उसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जनजातियों की अस्मिता का सवाल आ गया। भाई इसका एक सिक्किम था, तो अब पहले इन सातों को क्या किया गया था, मिलाकर एक बना दिया गया था असम में। बाद में जब इन लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी, ठीक है, तो धीरे धीरे 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया और अलग अलग राज्यों को अलग अलग समय बनाया गया। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो समस्या थी, जैसे मणिपुर जो है, मिजोरम में प्यारे बच्चों अलगाववाद आ गया था। यहां एक समस्या किस चीज की थी, अलगाववाद और उग्रवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की भी समस्या यहां पर आ गई, यानी हथियार उन्होंने उठा लिया। जैसे अगर मिजोरम का उदाहरण लोगे तो एक नाम बहुत फेमस आता है, यहां पर एक नेता था लाल डेंगा। तो अब लाल डेंगा जो है उसने कह दिया कि हम अलग हो जाएंगे, हम अलग लड़ाई लड़के अलग देश बनाएंगे, है ना, और बाद में फिर उसको मिला लिया गया, उसको चीफ मिनिस्टर मिजोरम का अलग राज्य बना के बना दिया गया। तो ये सब समस्याएं उत्तर पूर्व की हैं। हम सेशंस करेंगे तो और डिटेल में पर्टिकुलर देख लेंगे। कश्मीर समस्या भैया बहुत बड़ी समस्या। आप जानते हो कि आजादी के समय यहां पे राजा थे, राजा हरि सिंह, ठीक है, और यहां पर राजा हिंदू और ज्यादातर प्रजा मुसलमान थी। अब इन्होंने कहा हम क्या करेंगे, इन्होंने अलग रहने का निर्णय लिया। इन्होंने क्या किया, अलग रहने का या आजाद रहने का निर्णय किया। इन्होंने कहा ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, न हम इंडिया के साथ जाएंगे। पर पाकिस्तानियों ने क्या कह दिया, लड़ाई पर हमला कर दिया। उन्होंने कुछ कबाइलियों के साथ मिलकर हमला कर दिया तो इनको उठा पटकने लगे। तो ये लोगों ने भारत को फोन किया, हेलो मदद करिए। तो भारत ने कहा भैया हम ऐसे तो मदद करेंगे नहीं, तुम हमारे देश का हिस्सा नहीं हो तो तुमको मदद काहे करें। तो उन्होंने कहा क्या, ठीक है चलो मान लेते हैं, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी और उसको बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ, प्यारे बच्चों, एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद भारत ने, लेकिन शर्तों के साथ, बहुत सारे शर्तें रखी थी, ठीक है, बहुत सारी शर्तें रखी थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो है उसने एक हिस्सा, जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, उसको पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, उसको जम्मू कश्मीर, उस हिस्से को जो है पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया। ये मामला जो है यूएनओ में भी गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि पाकिस्तान अपने सेना को वापस ले जाए, फिर भारत भी अपनी सेना का वापस ले जाएगा और जनमत संग्रह करा के लोगों से पूछा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी सेना ले ही नहीं गया। फिर भारत के लोगों के साथ तो राजा ने साइन किया था, फिर वहां के लोगों ने अपना संविधान बनाया और जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से अनुच्छेद 370 संविधान, भारत के संविधान में भी डाला गया, और कश्मीर का अलग संविधान था जिसमें यह लिखा हुआ था कि हमेशा कश्मीर भारत का अंग रहेगा। आ गई बात समझ में। बाद में पाकिस्तान जबरदस्ती के आरोप लगाता है कि भारत ने क्या करता है प्यारे बच्चों, भारत ने जबरदस्ती का कश्मीर में कब्जा किया हुआ है, या भारत ने अवैध तरीके से कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। भारत अपने तर्क क्या देता है, भारत अपने तर्क ये देता है प्यारे बच्चों कि भैया देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुआ है। आ गई बात समझ में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया है कश्मीर के राजा ने, और इसलिए भारत का वो अभिन्न अंग है और संविधान में भी वर्णित है। अंत में 2019 में हम लोगों ने इलाज कर दिया, 370 खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूटी बनाया और लद्दाख को एक क्या कर दिया, अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये कश्मीर वाला मामला मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मुन्ना गुप्ता जी। सर हम भी सब शांति से पढ़ेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। हाँ सुक्कू ठीक है। कॉमर्स का चैनल है क्या, हिंदी मीडियम? नहीं भैया, कॉमर्स का चैनल हिंदी मीडियम वाला नहीं है। अगर एक को यहां से हिले तो तुम लोग का मैच में बढ़िया से दिखवा दूंगा, बता रहा हूं। चलो अगला सवाल, भारत पाकिस्तान संबंध। हा क्या बात है। देखो भाई, भारत पाकिस्तान संबंध की जहां तक बात है तो देखिए आप जानते हैं कि एक तनाव और संदेहास्पद संबंध रहा है, ठीक है, संदेहास्पद संबंध दोनों के बीच में रहा है। तनाव का कारण अगर हम बात करें, अगर हम तनाव के कारण की बात करें तो क्या क्या कारण देखने को मिलता है, आतंकवाद, ठीक है, सीमा विवाद,
आतंकवाद, सीमा विवाद, कश्मीर का मामला, ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, आतंकवाद, सीमा विवाद, कश्मीर, सिंधु नदी जल समझौता। आ गई बात समझ में? इसके अलावा क्या दिखाई पड़ता है? हाँ, मुख्य रूप से ये तनाव के कारण है। अच्छा, इसके अलावा जो युद्ध हुए हैं दोनों देशों के बीच में, एक 1947 में युद्ध हुआ है कश्मीर मामले को लेकर, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश के उदय को लेकर युद्ध हुआ है, बांग्लादेश के उदय को लेकर हुआ, तो इसलिए 1972 में शिमला समझौता भी हुआ। ध्यान देते रहो एक एक पॉइंट पर, मेरे साथ रिवीजन करते रहो। फिर युद्ध कब हुआ? बीच में 1965 में भी युद्ध हुआ था ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से, तो 1966 में ताशकंद समझौता भी हुआ था, ताशकंद समझौता भी हुआ था। देखो, कारगिल का युद्ध भी 1999 में हुआ है, पर कारगिल का युद्ध अघोषित युद्ध है। हाँ पीयूष जी, कारगिल का जो युद्ध है वो अघोषित युद्ध है। आगे बात समझ में? कारगिल का जो युद्ध रहा वो अघोषित युद्ध माना जाता है। सर मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं लिया हूं, क्या मैं पढ़ सकता हूं? अरे पढ़िए, एकदम जनरल नॉलेज है ये। तो ये 3 युद्धों को आपको ध्यान रखना है और इन समझौतों को भी ध्यान रखना है। ये सिंधु वाले के लिए सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत चीन संबंध बहुत शानदार, शुरुआती दौर में क्या रहा था? अच्छा संबंध। 1954 में प्यारे बच्चों क्या हुआ? 1954 में क्या हुआ था? चलो चलो फटाफट शेयर करो यार। पुष्पा भाई आप सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1954 पंचशील अचानक से हुआ था। सर मेरे बताओ दर्शिका कौन है? पंचशील 1900, हाँ भाई बताओ फिर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बिल्कुल। हाँ हाँ, बातें बाद में कर लेना भाई, बातें बाद में कर लेना। ताशकंद समझौता अच्छे से देखो बेटा। ताशकंद समझौते में ऐसा हुआ ना कि भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जो है वहां पर 1966 में जनवरी में लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया गया ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और वहां पाकिस्तान से अयूब खान आया, दोनों के बीच समझौता हुआ। और वो समझौता हुआ कि भाई दोनों सेनाएं वापस चली जाएं अपने अपने जगहों पे। हालांकि भारत ने ज्यादा कब्जा किया था, वो तो पहले ही भागे हुए थे। सर ये क्वेश्चन बताइए कि सरकार ने आपातकाल के कारण क्या? आंतरिक गड़बड़ी बताया। सरकार ने कहा भाई हमको आंतरिक गड़बड़ी का खतरा है। सरकार ने कहा कि आंतरिक गड़बड़ी का खतरा है, इसलिए हम आपातकाल लगा रहे हैं। सीधी सी बात, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 1954 में पंचशील, 1954 में पंचशील समझौता हुआ, ठीक है। 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया था। किसने? तिब्बत पर कब्जा किया चाइना ने, और भारत ने इस पर आपत्ति धीरे धीरे जताई थी। भारत को यह बात पसंद नहीं थी। देखो इसी में स्कोर भी बता रहे हैं सबके। अभिषेक शर्मा 99 खेला। अरे नालायकों पढ़ लो, मैच बाद में देख लेना। सर तेज बोलो तेज बोलो, कितना तेज बोली हो? नेहरू और चाउ एन लाई। हाँ ओ मैंने सोचा किसी का बिस्कुट बोल रहे। फुल मौज में है सब भाई, पढ़ाई छोड़ के हर जगह इसी में मैचों देख लेंगे सब, इसी में जो है लड़का लड़की बतिया ले रहे हैं, इसी में सब कर ले रहे हैं एकदम। मैंने तुम लोग जैसा चलाक मैं देखा नहीं हूं, है ना? तुम लोग जैसा मैं चलाक तो देखा नहीं हूं दुनिया में, मानना पड़ेगा। चलो नालायकों शेयर करो फटाफट। हाँ करेक्ट, चलो आओ चलते हैं। तो 1950 में तिब्बत पर कब्जा हुआ। 1959 में क्या हुआ प्यारे बच्चों? दलाई लामा को शरण दिया गया भारत ने। जब दलाई लामा को भारत ने शरण दिया तो चाइना क्या हो गया? और ज्यादा इस चीज को लेकर नाराज हुआ, और बीच में जो सीमा विवाद है वो भी दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा था। बीच में सीमा विवाद भी देखने को मिल रहा था, खासकर कहां पर? अक्साई चीन का जो इलाका है, अक्साई चीन का इलाका, और नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अरुणाचल जिसको आज आप जानते हैं उसको तब नेफा कहा जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तब नेफा का नाम उसको दिया जाता था। इन दोनों जगहों पर धीरे धीरे सीमा विवाद जो है आने लगा, बढ़ने लगा, और अंत में क्या हुआ? 1962 का युद्ध हुआ जो भारत पराजित हुआ, और तब से दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल लगातार बना रहता था। हालांकि 1986 में राजीव गांधी जो हैं वो बाद में चाइना की, उन्होंने क्या की थी? युद्ध के बाद पहली बार यात्रा की थी और संबंधों को थोड़ा क्या किया?
वहां से ढीला करना शुरू किया। आज भारत और चीन के बीच में व्यापार बहुत बड़ा है पर प्यार नहीं है। और वो डायलॉग तो है ना, जिससे व्यापार उससे ना करो प्यार। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल चाइना और भारत में है कि भैया जिससे व्यापार कर रहे हैं दोनों आपस में, पर प्यार ज्यादा कुछ नहीं है आपस में। तो ये एक तरह से जो है अवरोध भी बना हुआ है, एक चेक एंड बैलेंस भी बना हुआ है। और आप ये कह सकते हो कि वो व्यापारी है जिसकी वजह से गोलियां नहीं चल रही है, वरना बहुत पहले चल जाती। सर मम्मी बंद करके पढ़ने बैठाई मम्मी जी जय हो, बहुत शानदार, तुम लोग ऐसी लायक है ये हो। चलो अरे तुम लोग अभी ये हाल है तो एग्जाम में चैंपियन ट्रॉफी है तब क्या करोगे, तुम लोग तो पढ़ाइए छोड़ दोगे है, अभी नॉर्मल T20 को लेकर इतना परेशान हो। तो ये ध्यान रखना, भारत चीन के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा बहुत टॉनिक दिया है, ज्यादा नहीं। मंडल और कमंडल की राजनीति, वाह 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 क्या बात है। मंडल और कमंडल की राजनीति पर आते हैं। ठीक है सर, आर्ट साइड के लड़के हैं कुछ भी कर सकते हैं। हाँ नालायकों, इसे अभी कोई कहेगा आर्ट वाले हो तो चिढ़ जाओगे हैं। मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। चलो बहुत शानदार। सर जी लाल बहादुर शास्त्री की मौत पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में नहीं हुई थी, उसी ताशकंद समझौते के दौरान प्यारे बच्चों उज्बेकिस्तान में रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई। देखो कहा जाता है कि जो ये ताशकंद समझौता था वो भारत के पक्ष में बहुत नहीं गया। पाकिस्तान ने काफी हद तक अपनी मनमानी करवा ली, इस बात से उनकी आलोचना भी होने लगी और इस बात के लिए भी वो जो है वो दुखी होकर उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा कि उनको दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया और एक तरह से उनकी जान चली गई। तो ये बहुत बार ऐसा भी सुनने को मिला है, पर अब भगवान जाने। देखिए मंडल जो है, मंडल आयोग की बात करो तो यह शुद्ध रूप से जाति आधारित राजनीति की शुरुआत प्यारे बच्चों यहां से हुई है। किसकी? जाति आधारित राजनीति की शुरुआत मंडल आयोग से प्यारे बच्चों हुई है। और यहां पर जो है 1978 में वीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट 1990 में वीपी सिंह सरकार ने, किसने? वीपी सिंह सरकार ने लागू की। वीपी सिंह सरकार ने लागू की और इसने क्या किया प्यारे बच्चों? 27% आरक्षण की बात की कि भैया जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो सामान्य वर्ग और दलित वर्ग के बीच में है उसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहा गया। ये जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के बीच में है उस पिछड़े वर्ग को क्या करो? सामान्य और दलित के बीच में 27% का आरक्षण नौकरी में और शैक्षणिक संस्थानों में देने की बात कही गई। नौकरी में और शैक्षणिक संस्थाओं में देने की बात कही गई। और यहां से फिर पिछड़े वर्ग को लेकर राजनीति, पिछड़े वर्ग को लेकर बहुत सारे नेता आप देख लीजिए, जो लालू प्रसाद यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, रामविलास पासवान हो गए, माने आप नाम लीजिए, दुनिया भर के नेता आपको देखने को मिल जाएंगे। इन लोगों का प्रादुर्भाव इस दुनिया में देखा गया है। ठीक है, पिछड़े वर्ग की राजनीति भी यहां से शुरू हो गई। दूसरे नंबर पर अगर मैं कमंडल की बात करूं, बात करूं तो धर्म आधारित राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो कमंडल की राजनीति से हुई है। विशेष करके इसको भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है। राम जन्मभूमि का जो मामला है, राम जन्मभूमि पर जो रथ यात्रा और कार सेवा का पूरा मामला था, इसको वहां से जोड़ा जाता है। खास करके 1986 से 1992 तक प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा था, क्योंकि 1986 में राम मंदिर का ताला खोलने का कोर्ट का आदेश आया। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की और 6 दिसंबर 1992 को क्या किया गया? मस्जिद गिरा दी गई, या ढांचा जो बाबरी मस्जिद का था उसको गिरा दिया गया। ठीक है, और वहां से फिर धर्म आधारित राजनीति बहुत तेजी से देश में देखने को मिली। सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की बात वहां पर होने लगी। कांग्रेस पार्टी भाजपा पर यह आरोप लगाती थी कि ये लोग सांप्रदायिक हैं, ये लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? लोगों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। और भाजपा कहती थी कि कांग्रेस जो है वो क्या करती है? वो तुष्टीकरण का काम करती है, वो सेलेक्टिव धर्मनिरपेक्षता दिखाती है, यानी मुसलमानों के हित में तुष्टीकरण करती है, हिंदुओं से दूरी बनाने की कोशिश करती है। उसमें एक बड़ा फेमस केस साहबानों का है। अब साहबानों केस, ये सब चीजें सुबह की बुलडोजर क्लास, सब अभी थोड़ी करा दूंगा, नालायक, सब अभी थोड़ी करा दूंगा। आगे चलो, अगला देखते हैं। ठीक है, शानदार। मंडल और कमंडल अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। चलो, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल, बहुत शानदार। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल,
देखो ऐसा है, अगर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो राष्ट्र स्तर पर जो राजनीति कर रहा है, अगर तुम साधारण भाषा में करो, वैसे तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो एक निश्चित मत पत्रों की या निश्चित मत प्रतिशत पाने पर किसी भी दल को राष्ट्रीय दल घोषित करता है। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दल कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय दल कौन घोषित करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसका अनुच्छेद क्या है? 324। देश में कुल 6 दल हैं। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जो सबसे पहली और पुरानी राष्ट्रीय दल है, जिसका गठन 1885 में हुआ। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन 1980 6 अप्रैल को हुआ, जो पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी 1951 में, और जनता पार्टी में 1977 में विलय हुआ, और बाद में फिर 1980 में ये क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों? बाद में बीजेपी बन गई। तीसरे नंबर पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1924 में बनी है ये, और ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी इस समय ये भी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में बनी, आम आदमी पार्टी 2012 में बनी है, और लास्ट में नेशनल पीपल्स पार्टी जो मुकुल संगमा की पार्टी है 2011 में बनी है। ये 6 पार्टियां इस समय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्या की गई है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय पार्टी घोषित की गई है। हाँ, रिया सिंह वो 2002 का दंगा था, ठीक है। हाँ, लुकला लाइव पर मिलो क्वेश्चन आंसर कर, लुकला लाइव, अरे भाई आईएनसी ने, हाँ करेक्ट। तो ये जो 6 हैं प्यारे बच्चों, ये, हाँ पुष्पा मोदी जी, ये 6 दल राष्ट्रीय दल है। अच्छा, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? अच्छा, ये राष्ट्रीय दल क्या करते हैं? राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उठाते हैं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाते हैं। वहीं पर प्यारे बच्चों जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एक क्षेत्र विशेष में सक्रिय, क्या करते हैं? क्षेत्र विशेष में सक्रिय होते हैं, और ये तात्कालिक महत्व के मुद्दे उठाते हैं। क्या उठाते हैं? तात्कालिक महत्व के मुद्दे उठाते हैं। क्या उठाते हैं? तात्कालिक महत्व के मुद्दे ये उठाते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक बात। इसमें जो है समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये समाजवादी यूपी से, आरजेडी बिहार से, बीजू जनता दल उड़ीसा से, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से, आ गई बात समझ में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार से, इस तरह की पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय दल है। अब इन क्षेत्रीय दलों का कई आधार होता है, कुछ जाति और जनजाति के आधार पर करते हैं, जैसे आरजेडी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ये पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करती है ना। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की पार्टी हो गई, जनजातियों के आधार पर राजनीति करते हैं। कुछ लोग जैसे तृणमूल कांग्रेस है ना, ये ममता बनर्जी की पार्टी है, इसका क्या है, ये राष्ट्रीय आकांक्षा रखती है, मतलब मुद्दे राष्ट्रीय आकांक्षा रखकर चलती है, पर है क्षेत्र में ही, केवल बंगाल तक ही सिमटी हुई है। तो ये सब अलग अलग। और कुछ लोग क्या करते हैं, किसी क्षेत्र की अस्मिता, किसी क्षेत्र की पहचान, भाषा, इसके नाम पर करते हैं। जैसे कौन पार्टी हो तमिलनाडु में, अरे हाँ डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम, जिसने द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया था, डीएमके, ये किसी क्षेत्र की पहचान या अस्मिता को लेकर वहां पर क्या करती है प्यारे बच्चों? ये राजनीति करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को क्या है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तात्कालिक महत्व के मुद्दे उठाते हैं। क्या उठाते हैं? तात्कालिक महत्व के मुद्दे जो है क्षेत्रीय दल उठाने का काम करते हैं। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय से थे, बिल्कुल सुनील प्रजापति जी ठीक कह रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ये कहां से थे? ये मुगल सराय बनारस के थे, बिल्कुल ठीक बात। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हमने कर लिया, आगे देखते हैं। दल बदल, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। जो चौथा आम चुनाव जो 1967 का हुआ, वहां पर 9 राज्यों में कांग्रेस की सीट, 9 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, और इसलिए कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए दल बदल ये बहुत तेजी से वहां से निकल कर आया। 9 राज्यों में उनकी सरकार नहीं हुई, और बहुत तेजी से दल बदल का क्या है, कंसेप्ट वहां से देखने को मिला। अच्छा, जब चौथा आम चुनाव 1967 से 9 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, तो दल बदल शुरू हुआ। अच्छा, कांग्रेस को केंद्र में केवल 282 सीटें मिली, ठीक है, 283 सीटें मिली। अब यहां पर आया राम गया राम की राजनीति शुरू हुई। आया राम गया राम, यहां पर एक गयालाल विधायक थे, उन्होंने एक ही दिन में कई बार पार्टी बदल दी हरियाणा में, और इसलिए उनको देखते हुए फिर क्या किया गया,
आया राम गया लाल के नाम दे दिए गए कि भैया ये तो कभी भी कोई पार्टी छोड़ के जा सकते हैं और कभी भी देश में जो है अस्थिरता आ सकती है, कभी भी देश में चुनाव हो सकते हैं, सरकारें गिर सकती हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। इसको देखते हुए 1985 में राजीव गांधी ने 52वां संविधान संशोधन किया। क्या किया? 52वां संविधान संशोधन किया मेरे प्यारे बच्चों, 52वां संविधान संशोधन किया। और 52वें संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून को लागू किया। दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून प्यारे बच्चों लागू किया। इसमें यह कहा कि यदि चुनाव जीतने के बाद अगर संख्या 150 के नीचे गई तो बहुत उलाट उलाट मारूंगा, ठीक है, चुनाव जीतने के बाद यदि कोई दल बदलेगा तो आप ये मान के चलिए कि उसके बाद क्या किया जाएगा, उसकी विधायकी सांसदी छीन ली जाएगी। इसमें 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची संविधान में डाली गई। 10th शेड्यूल जो है वो संविधान में डाला गया, 10वीं अनुसूची संविधान में डाली गई। क्लियर है? 10वीं अनुसूची संविधान। सर सुनिए, सच में मेरी तबीयत ज्यादा खराब है तो अब, अरे दर्शिका बेटा मत देखो भाई, अरे तबीयत खराब है तो प्लीज जाके सो जाओ, ये सब काम मत करो। तबीयत खराब है तो सेशन को किसने लाइक नहीं किया है और चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया, ये बता दो मुझे। सर जी एक पखवाड़े में, हाँ एक पखवाड़े में 3 बार, ठीक बात है, 15 दिन में 3 बार, सही बात है। चलिए ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। गठबंधन सरकार, भाई क्या होता है, इसको कहते हैं मिलीजुली सरकार। मिलीजुली सरकार, ठीक है, कई दलों की सरकार, ठीक है। जब एक दल को बहुमत न मिले तो कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, इसको गठबंधन सरकारें कहते हैं। अच्छा, यहां पर क्या होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, यानी कभी भी सरकारें गिर सकती हैं। राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। अब कुछ गठबंधन सरकारों की बात करें केंद्र में, तो सबसे पहले 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई और इस राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, ठीक है। सबसे पहला जो गठबंधन केंद्र बना 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, और इसमें वामपंथी दलों ने और बीजेपी के सहयोग से यह सरकार बनी थी, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो गठबंधन सरकार 1996 में संयुक्त मोर्चा आई और इसमें बारी बारी से जो है देवगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल ये लोग प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और यहां पर अब कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, पहले भाजपा ने बनाई थी राष्ट्रीय मोर्चा, अब क्या किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया प्यारे बच्चों, ये भी एक बड़ी शानदार बात थी। उसके बाद 1998 में सब कुछ खत्म, एनडीए भाजपा का गठबंधन आ गया, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन कहते हैं, तो एनडीए की सरकार बनी। आ गई क्लियर बात, ठीक, हाँ करेक्ट, बिल्कुल 1989 बिल्कुल सही। तो यहां पर एनडीए की सरकार। उसके बाद 2004 में प्यारे बच्चों यूपीए कांग्रेस की सरकार, है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्यारे बच्चों बनाया गया। तो ये 4 मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। सर दल बदल, फिर से भाई दल बदल मतलब एक दल बदल के दूसरे दल में चले जाना, है ना, चुनाव जीतने के बाद एक दल को बदल के दूसरे दल में चले जाना, यही तो दल बदल है, और क्या है। क्लियर है? चलिए, तो ये प्यारे बच्चों गठबंधन है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दलित पैंथर्स प्यारे बच्चों 1972, ठीक है, महाराष्ट्र के पढ़े लिखे युवाओं का समूह, महाराष्ट्र के क्या है, पढ़े लिखे युवाओं का समूह, पढ़े लिखे युवाओं का समूह, महाराष्ट्र के पढ़े लिखे युवाओं का समूह, दलित युवाओं का समूह, जिन्होंने दलितों की बात उठाई थी तेजी से, जिन्होंने क्या किया, दलितों की भलाई के लिए दलितों की बात उठाई थी। वाम सेफ, ठीक है, यहां पर क्या बना, एक तरह से ये बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है, ये 1978 में बनाया गया और ये काशीराम ने बनाया था। तो ये दलितों बैकवर्ड की आवाज उठाने के लिए ये कुछ संगठन बनाए गए। ये राजनीतिक रूप से चुनाव नहीं लड़ते थे, बाद में यही सब खत्म होकर 1984 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बन गई, बहन जी वाली पार्टी, ठीक है। अगला पॉइंट, सोवियत संघ का ब्रेकडाउन। चलिए बुक 2 खत्म, आग लगाओ, कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, बुक 2 खत्म हो गई है, बुक 1 पे आते हैं। चलो कमेंट बॉक्स में आग लगाओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में आग लगाओ, बुक 1 पे चलते हैं, जल्दी करो, कमेंट बॉक्स में आग लगाओ, बुक 1 पे चलते हैं, बुक 2 खत्म।
चलो 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 फटाफट, बदवा में जब टपिकवा देखोगे ना, बदवा में जब चैनलवा वीडियोवा देखोगे तब समझ में आएगा कि भैया हाँ क्या सर पेपर में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही हाँ हाँ पॉइंट बना बना लिखो और क्या। सर मैं नहीं क्लास अटेंड नहीं की तो नींद भी नहीं आएगी, ले भाई अरे बेटा ऐसा मत करो तुम लोग, सर पेपर में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही बना बना पॉइंट समझा रहा हूं, पढ़ने आया हूं क्लास में, ले दांत चियार के कह रहा पढ़ने आया हूं क्लास में, और क्या सोने आते हैं, अरे नालायको। सर हूं आशा जैन कल फोन करिएगा, मैंने बोल दिया मिल जाएगा, क्लियर हो गया मिल जाएगा। चलिए चलिए आगे चले, चलिए आगे चले। चलिए आगे देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन, प्यारे बच्चों 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, दो ध्रुवता समाप्त हो गई, ठीक है। हाँ सोवियत संघ का विघटन हो गया, दुनिया में दो ध्रुवता समाप्त हो गई। कारण, असली चीज है कारण, ठीक है। कारण पहला कारण, ठीक है, प्रशासनिक जड़ता, प्रशासनिक जड़ता, वहां का प्रशासन बिल्कुल खराब। दूसरे नंबर पर आर्थिक जड़ता, अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह चौपट हो गई थी। काहे, जब हथियार खरीदोगे और कुछ काम नहीं करोगे तो अर्थव्यवस्था खराब तो हो ही जाएगी। दांत कौन पीस रहा है ये? अरे सोशियोलॉजी भी राखी निगम इस हफ्ते कराऊंगा भाई, इस हफ्ते से सोशियोलॉजी भी कराऊंगा, काहे चिंता ले रहे हो। चलो आर्थिक जड़ता। तीसरे नंबर पर गोरबाचेव के सुधार, गोरबाचेव के सुधार, मिखाइल गोरबाचेव ने क्या किया, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त दो चीज को लाए, अर्थव्यवस्था खराब। शॉक थेरेपी, रातों रात शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या थी, आघात पहुंचाकर उपचार करना, रातों रात पूंजीवादी व्यवस्था के तरह, ठीक है। अच्छा मुन्ना कहता रातों रात साम्यवाद छोड़ के किधर कूद गए, पूंजीवाद पर कूद गए। और जब रातों रात साम्यवाद छोड़ के पूंजीवाद पे कूदोगे तो क्या हो गया, मामला तो गड़बड़ी होना था, मामला तो बंटाधार होना था और बंटाधार हो गया, ठीक। सोवियत गणराज्यों में राष्ट्रवाद का उदय, सोवियत गणराज्यों में, सोवियत गणराज्यों में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। सोवियत गणराज्यों में राष्ट्रवाद तेजी से फैल गया कि नहीं भैया हम तो जो है हम क्या करेंगे, अलग से अपना देश बनाएंगे, अलग देश बनने की बात आ गई, ठीक है। चलिए अलग से प्यारे बच्चों क्या हो गया प्यारे बच्चों, अलग से बात आ गई कि नहीं नहीं हम जो है अलग सोवियत गणराज्य बनाएंगे, राष्ट्रवाद का उदय हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं आसियान। आसियान प्यारे बच्चों स्थापना कब हुई, आसियान की स्थापना कब हुई, 1967 में हुई। सदस्य कितने हैं प्यारे बच्चों, सदस्य हैं 10, ठीक। कौन कौन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक, वियतनाम, ठीक है, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, और कौन हो, लाओ, कंबोडिया, म्यांमार, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, कहाँ भूल रहा है यार, याद आओ, चलो भाई 5 हो गए, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ये तो 5, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, अरे यार बिना मतलब का बोल रहा, वियतनाम, हाँ वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इसमें एक और है जो 5 में था शुरू में, थाईलैंड, थाईलैंड एक वो कौन है हो, थाईलैंड, एक और कौन है जो भूल रहा है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, एक थे कौन है भाई जल्दी बताना, फिलीपींस लिख दिए, फिलीपींस नहीं लिखे हैं क्या, लिख तो दिया हूं, एक एक कौन सा है यार, देखो दिमाग से निकल रहा है, सिंगापुर लिख दिया हूं यार, नहीं लिख तो दिया हूं, एक ब्रुनेई, 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 ब्रुनेई पहले याद आया, इसको नहीं लिखा हूं बाद में भूल गया। ये 10 सदस्य हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संवाद कर, क्या बोल रहे हो, हाँ 1994 में इन लोगों ने एक आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की संवाद करने के लिए। 2003 में इन लोगों ने स्तंभ किया, 3 स्तंभ, कौन, आसियान सुरक्षा समुदाय,
आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये तीन समुदायों की स्थापना आसियान के सदस्यों ने की थी, ध्यान रखिएगा। क्या किया था? तीन समुदायों की स्थापना 2003 में आसियान ने की है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है बात? इसके अलावा एफटीए भारत आसियान का समझौता 2010 में हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2014 से भारत जो है एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रहा है। एक्ट ईस्ट नीति पर भारत 2014 से काम कर रहा है, यानी भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हम आसियान के साथ जोड़ेंगे। ठीक है सर, हम 5 मिनट में हमारा नाम ले लीजिए, घर वाले देख रहे हैं। अरे सुनील प्रजापति बेटा, कितनी बार तुम्हारा नाम लूं? सुनील प्रजापति का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाए यहां पर। चलिए, आपके घर वालों को नमस्ते। सर मम्मी से मैगी बोला बनाने तो घर वाली बना तो घर वाली बना दी। सर मम्मी से मैगी बोला बनाने को तो घर वाली बना दी। क्या घर वाली बना दी? ब्रुनेई दारुसलाम। हाँ चलो, बहुत शानदार। हाँ सर, जिस पार्टी में जाना है चले जाओ। करेक्ट करेक्ट। चलो आगे चले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ लुक ईस्ट, देखो पहले था लुक ईस्ट 1991 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। 2004 में फिर क्या हो गया? एक्ट ईस्ट वाली पॉलिसी आ गई। आगे बात समझ में? अगला टॉपिक देखें। मैं लगातार चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं थक रहा हूं, तुम लोग पढ़ते पढ़ते। हाँ, आसियान शैली, करेक्ट। आसियान शैली क्या है? आसियान के जो देशों का सहयोगात्मक रवैया है, बिना टकराव के आपस में सहयोग करने का जो रवैया है, सहयोग के साथ आगे बढ़ने का जो उनका एक तरीका है, उसको आसियान शैली कहा जाता है। कनिष्का मिश्रा जी, ठीक है, आपकी बात नोट कर ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। यूरोपियन संघ, प्यारे बच्चों, 1957 में सबसे पहले बना यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है। 1957 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय बना, जो बाद में जाके 1992 में मॉस्ट्रिच की संधि से क्या बन गया? यूरोपियन यूनियन बन गया। इसमें कुल 27 देश इसके सदस्य हैं। 2019 में ब्रेग्जिट हुआ था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड बाहर हो गया था, ठीक है। इसका अपना झंडा है जिसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 वहां पर संपूर्णता और एकता का प्रतीक है। बढ़िया, शानदार। इसका अपना संसद है जो 1979 में पहली बार चुनाव हुआ था इसके लिए। इसका अपना राष्ट्रगान है, बात समझ में आ गई? इसका अपना राष्ट्रगान है, इसकी अपनी मुद्रा है यूरो, लेकिन इसका अपना संविधान नहीं है। इसका अपना संविधान नहीं है। ये क्या करते हैं? समान विदेश और रक्षा नीति को बनाते हैं। एक जैसी विदेश नीति और एक जैसी रक्षा नीति को प्यारे बच्चों ये लोग बनाते हैं। आ गई बात समझ में? सीमा रहित व्यापार, सीमा रहित इनका व्यापार भी होता है सांगेन की संधि के बाद, और इनका आवागमन भी सीमा रहित है। हाँ, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय जो है, अच्छा, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में, ध्यान रखना, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, हेडक्वार्टर, ठीक है। और यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इसको 2012 में नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज भी 2012 का मिला हुआ है। इसका एक सदस्य फ्रांस बहुत ताकतवर है, जिसे क्या मिला हुआ है प्यारे बच्चों? इसका एक सदस्य फ्रांस जो है उसके पास वीटो पावर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। सर जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे भाई कुछ खा लो भाई, मैं खाने के लिए तो। आशा जैन जी, एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मुफ्त में व्यापार करेंगे बिना टैक्स लगाए। ठीक, चले आगे, चलो जाओ। एटीट्यूड गर्ल शिवानी राजपूत, यार मेरे साथ भी ऐसा है कि मेरे को भी बहुत तेज भूख लगी, क्या करूं, अब क्लास लेना बहुत जरूरी। अच्छा, ऐसा बतिया रहे हैं समझा जैसे हिमालय पर्वत पे बैठ के पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा मतलब रुला देंगे सब एकदम कि यार देखो तुम्हारे बच्चे फ्री, तुम भूख में पढ़ रहे थे और तुम लोग जो है मतलब सर जी समझे नहीं। अरे भाई अब तुम लोगों के लिए, तुम लोग जल्दी आओ, मैं तुम लोगों को एकदम बढ़िया सैंडविच खिलाऊं पहले, तब जाके इस पाप से मैं निकल पाऊंगा कि भूखे बच्चे। अरे कुछ खाते रहो भैया, मोबाइलवा थोड़ी फिक्स है। अबे मैच देखना हो ना तो मोबाइल लेके चारों तरफ घूम घूम के देख लेंगे सब। पढ़ना है तो भूख लगा है तो खा लो भैया, हम भैया देखो खा लो, ठीक। पीडीएफ बताऊंगा लास्ट में। सर दीदी खाना नहीं दे रही है, दीदी जी से कह दीजिए दे दे भाई। हाँ चलो सर, इंग्लैंड को कहां माना जा रहा है महिमा? इंग्लैंड बाहर हो गया तो बाहर हो गया, वो यूरोपियन संघ का सदस्य कहां है? हाँ मेरा
सब मेरा जुकाम कैसे ठीक हुआ? बेटा गर्म पानी पीते रहो, दवाई लेते रहो, ठीक है, डॉक्टर से 1-2 दवा ले लो। जैसे मैं एक जुकाम की दवा अक्सर लेता हूं, भैया मैं नहीं कह रहा हूं तुम लोग खाना, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, पता लगा कोई खा के कुछ हो गया तो कहोगे सर जी बता दिए थे। लेकिन कुल मिला के दवा डॉक्टर से पूछ के ले लो, गर्म पानी थोड़ा खाओ, काढ़ा वाड़ा पियो, और जुकाम 1-2 दिन रहता ही है, ठीक हो जाएगा। चलो बढ़िया। शिवम की दीदी खाना नहीं दे रही है, चलो दे देंगी, पढ़ाई करेगा तो दे देंगी। चलिए आगे देखें, आगे देखें। सर आपके साथ पढ़ते पढ़ते आपकी जैसी राय इतना तेज कूटूंगा ना जो तुम लोग बेइज्जती कर रहे हो खुलेआम। चलो अगला देखते हैं, अगला टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक, चीन की अर्थव्यवस्था। क्या बात है, चीन की अर्थव्यवस्था। भाई देखो ध्यान से, 1949 से चाइना में माओ क्रांति चली थी। 1949 से चाइना में माओ क्रांति चली थी। वहां पर कल्याणकारी राज्य चल रहा था। क्या चल रहा था? कल्याणकारी राज्य वहां पर चल रहा था। माओ क्रांति और कल्याणकारी राज्य वहां पर चल रहा था। सर इंडिया में लगभग 50 सिक्स मार दिया है। 50 सिक्स मार दिया है तो 300 स्कोर होना चाहिए। स्कोर हुआ 198। हम नहीं देख रहे हैं क्या? हमारा भी ध्यान है। तुमको क्या लगता है तुम ही स्कोर देख रहे हो? सर मैं आपका फेवरेट समोसा खाऊंगी, वो मेरे भी फेवरेट है। अरे यार सुक्कू तुम कहां जान गई? अरे यार तुम लोग खाना मत दिखाओ, हम भी भूखे ही हैं, हम भी शाम को नाश्ता करते हैं, कुछ किए नहीं है। चलो सर आपके जैसे बोलने की आदत भी, अच्छा ठीक है, आपको राइटिंग मुझसे मैच करती है। अरे नालायकों, कल्याणकारी राज्य। अगर अब लगे सुंदर सुंदर लिखने तब तो 3 दिन ले पढ़ाते ही रह जाएंगे, जल्दी भी तो खत्म करना है। अरे दिलीप पाल दांत काहे पीस रहे हो? चलो यहां पर प्यारे बच्चों, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में अपनाया गया, जिसमें क्या कहा गया? कृषि के अधिशेष, यानी खेती से जो अधिशेष निकलेगा, कृषि के अधिशेष से। अच्छा सुनो, कल की बात सुन लो, कल शाम को 7 बजे केमिस्ट्री और आर्ट्स वालों का, साइंस और आर्ट वालों का टक्कर है। सब के सब उस सेशन में आ जाना 7 बजे, बता रहा हूं। साइंस और आर्ट वालों का सेशन है कल शाम को 7 बजे। एक एक बच्चा 7 बजे आ जाएगा, सेशन लगा हुआ है, जाके लाइक कर लो, नहीं आए तो बहुत उलाट के मारूंगा। आर्ट वालों बेइज्जती करवाए तो कल आ जाना शाम को 7 बजे। नेहा त्रिपाठी जी अपॉइंटमेंट बनाई, हाँ चलो। सर हेलो, सर हेलो, हाँ हाँ बोलो। जाहिद क्या कह रहे हो? जाहिद अंसारी क्या कह रहे हो बताओ? जाहिद अंसारी क्या कह रहे हो बताओ? यार कमेंटवा नहीं दिख रहा है। चलिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958, कृषि के अधिशेष से उद्योगों का निर्माण। लेकिन इससे कुछ खास बात बन नहीं रही थी, ठीक, तो फिर क्या किया गया? 1972 में अमेरिका से संबंध बहाल। चाइना ने क्या किया? अमेरिका से संबंध बहाल किया, यानी अमेरिका से अपने संबंध दोबारा शुरू किए। और प्यारे बच्चों और क्या किया इन्होंने? प्यारे बच्चों 1973 में चाउ एन लाई ने आधुनिकीकरण की घोषणा की कि हम क्या करेंगे? अपने अर्थव्यवस्था की आधुनिकीकरण करेंगे। हम अपने अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक बनाएंगे 1973 में। और 1978 में प्यारे बच्चों देंग शाओपिंग, देंग शाओपिंग, उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों? खुले बाजार की नीति। क्या किया? खुले बाजार की नीति की घोषणा की कि हम क्या करेंगे? ओपन डोर पॉलिसी, आओ हमारे यहां निवेश करो, ठीक है। जैसे आजकल मोदी जी कहते हैं कम मेक इन इंडिया, ट्रंपवा भी कर रहा है आजकल बेचारा। यू कम टू अमेरिका, आई विल गिव यू द लोवेस्ट टैक्स ऑन द अर्थ, अदरवाइज आई विल पुट लॉट ऑफ टैक्स ऑन योर गुड। सीधा धमकी दे रहा भैया, साफ बात। ट्रंपवा भी मौज का आदमी है, एकदम मौज। ये लोग अमेरिका वाले जो थे ना, ये जीवन भर चिल्लाते थे अमेरिका इज ग्रेट, अमेरिका वो है, अमेरिका से इंडिया, मैंने अमेरिका को आगे कुछ मानते ही नहीं थे किसी को। वो आया, उसने कहा सब बकवास बात है, अमेरिका को तुमने कर दिया है बिल्कुल बर्बाद, कुछ ग्रेट और नहीं है, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसने कहा चलो फिर अमेरिका को ग्रेट बनाते हैं। और लोग एकदम मोदी स्टाइल में, पॉलिटिक्स मोदी स्टाइल में एकदम दबा के प्रचार कि सब नालायक हैं, सबने बेकार कर दिया है, हम अमेरिका को फिर ग्रेट बनाएंगे, सबको भगाएंगे, बॉर्डर बंद करेंगे। और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात भैया, कम टू अस, हमारे यहाँ के बनाओ, टैक्स में छूट देंगे, नहीं दोगे, नहीं बनाओगे 200% टैक्स लगाएंगे, कोई भी हो बाहर भगाओ, हमको मतलब नहीं है, जितने लोग फालतू आके यहाँ बसे हुए चलो निकालो यहाँ से। और एकदम बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज करते हुए, हाँ सर ये वाली फाइल, हाँ व्हाट इज दिस फाइल, हाँ WHO से बाहर निकलना, ओ दिस इज बिग वन, साइन कर रहा है सबके सामने मीडिया के कि WHO से बाहर, दान पेटी खत्म, कोई दान नहीं देंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई नौटंकी नहीं, पेरिस एग्रीमेंट, पर्यावरण, सब बकवास बात हटाओ, कोई पर्यावरण को नहीं बचाना है हमको,
खुल्लम खुल्ला एकदम दबा, जिसको कहते हैं ना मौज वाला आदमी, तो वो मौज वाला आदमी अमेरिका को मिला है। अमेरिका को जो गुमान था, पहली बात तो उस गुमान से बाहर लाया है और बोला है भैया ये बहुत हो गया, दान खाता बहुत हो गया, यहां पैसा लगाओ वहां पैसा लगाओ। अच्छा दूसरी बात जितना ये, चूंकि क्या है, एक वहां पे डीप स्टेट बना हुआ था बहुत दिन से कि भाई इनको मारो इनको लड़ाओ, उसने साहब कहा भैया देखो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो पहले लड़वाता होगा लड़वाए, हमारे सामने लड़ोगे तो मैं ढंग से कूटूंगा। इसलिए आते ही देखो हमास उमास का सब जो है जितना आपस में लड़ाई उड़ाई था सब जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे के बंदियों को छोड़ रहे हैं, उधर उनको समझा रहा है रूस उस वालों को भैया जल्दी लड़ाई खत्म करो, हम घुस गए तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। और सब जानता ही पगला भी है, कुछ कर देगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे डेंग शाओपिंग ने खुले बाजार की नीति अपनाई और उसने कहा कि आओ हमारे यहाँ 1982 में जो है इसने क्या किया, कृषि का निजीकरण भी कर दिया। उसने क्या किया, कृषि का भी निजीकरण कर दिया और 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया। और यहां पर ध्यान रखना, चाइना ने एक और पॉलिसी अपनाई जिसका बहुत नाम लिया जाता है SEZ। इसको हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, अलग से स्पेशल आर्थिक क्षेत्र बनाना, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जहां पर क्या होगा, अरे सोशियोलॉजी अगले हफ्ते से 5 बजे पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है सर, मैं जब जल्दी जल्दी क्या तो सर मैं आप कहां रहते हैं पास होने के बाद आपको, हाँ बेटा आ जाना गुड़गांव। सर मैं जल्दी जल्दी लिखती हूं तो मेरी राइटिंग आपके जैसे आती है। अरे भैया तो वही तो बात है, इसीलिए तो हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, तभी तो ऐसा होता है। धीरे धीरे लिखते तो हम भी एकदम शानदार शानदार लिखते। चलिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, चलो चाइना को निपटा दिए, इससे ज्यादा इसको समय नहीं देना है। श्रीलंका का जातीय संघर्ष, भाई श्रीलंका में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद। ठीक, जिसमें 2 ग्रुप, कौन से प्यारे बच्चों, कौन कौन से ग्रुप, एक ग्रुप है सिंहली और एक ग्रुप है प्यारे बच्चों तमिल। अब सिंहली जो बौद्ध धर्म को मानते हैं 74%, तमिलियंस हैं वहां पे 26%, ये हिंदू हैं। और ज्यादातर जो तमिलियंस हैं वो कहां से गए भैया, भारत से गए हैं। कब, जब अंग्रेज जो है गुलाम बनाए हुए थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे श्रीलंका और भारत दोनों पर, तो चाय के बागानों में काम करवाने के लिए यहां से बहुत सारे तमिलियंस को ले गए। जब श्रीलंका 1948 में आजाद हो गया तो उसने वहां के सिंहलियों ने कहा कि भैया श्रीलंका सिंहलियों का है, हम कोई रियायत तमिलों को नहीं देंगे, हम अधिकार तमिलों को नहीं देंगे, हम छूट तमिलों को नहीं देंगे। सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी। जब ये सीधी सीधी बात कह दी तो इसके लिए फिर आंदोलन होने लगा। तमिलियों ने क्या किया, तमिलों ने स्वायत्तता की मांग की, तमिलों ने स्वायत्तता की मांग की और 1976 में इन्होंने एक संगठन बनाया LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। फुल फॉर्म पूछ देता है कई बार, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ठीक है, LTTE की घोषणा की थी, क्या, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। अच्छा, और 1982 से इन्होंने हथियार उठा लिए, हथियार उठा लिया। ठीक है, और 2 दबा के सेना को वहां मारने लगे। जाफना क्षेत्र में प्यारे बच्चों काफी ज्यादा जो है जाफना क्षेत्र में इनका संघर्ष हुआ। अच्छा ध्यान रखिएगा कि 1987 में भारत ने इंटरफेयर किया और राजीव गांधी जयवर्धने समझौता हुआ। राजीव गांधी जयवर्धने समझौता हुआ, राजीव गांधी और जयवर्धने का समझौता हुआ। और भारत की शांति सेना प्यारे बच्चों, भारत की शांति सेना, सर स्कोर बता दीजिए, देखो स्कोर भी पूछ रहे हैं सब इसी में। 200 रन हुआ है भाई, कुछ 4-5 विकेट पे 200 रन कुछ हुआ है। चलिए सर कितनी देर तक चलेगी क्लास, आधे घंटे और। सर जी कल 8 साइड वाले जीतेंगे, चलो कल आ जाना 7 बजे, कोई छोड़ना नहीं। 202 पे 6 विकेट है स्कोर भाई, चलो ठीक है। अभी चल रहा है 16वां ओवर। चलिए तो अब यहां पर क्या है, राजीव गांधी जयवर्धने समझौता 1987 में हुआ। भारत की शांति सेना गई, पर 1989 में शांति सेना वापस आ गई। शांति सेना वापस 1987 में सेना गई थी, 2 साल में वापस आ गई। अच्छा जब हमारी सेना वहां गई थी ना, तो वो भी वहां पर लिट्टे ग्रुप से लड़ने लग गई थी। क्योंकि पहले कोशिश किया भारत ने कि आत्मसमर्पण करवा दे, बाद में लिट्टे मुकर गया, तो वहां जो है हमारी सेना लिट्टे से ही लड़ने लग गई। और अंत में क्या हुआ, इसका प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव, लिट्टे ने इसको बुरा माना और 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या करवा दी चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये भी एक बहुत बड़ी, ठीक है, एक समस्या देखने को मिली थी। हाँ, राजीव गांधी की हत्या उन्होंने करा दी थी। ठीक है,
सर कौन से कलर की? बेटा तेरी उतर जाएगी, बता रहा हूं, मैंने कलर बता दिया, तेरी उतर जाएगी। इसलिए भाई आंखों का कलर ना बिगड़े तेरे, यहां से निकल ले चुप, नालायक। चलो, नेपाल का लोकतंत्र आ जाओ। नेपाल का लोकतंत्र क्या है भाई? नेपाल का लोकतंत्र, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, नेपाल शुरू से क्या रहा है? धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र, ठीक बात। और राजतंत्र वहां पर पहले रहता था, लेकिन 1990 में उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र क्या आ गई वहां पर? संवैधानिक राजतंत्र आ गया। समझ गए सर? हमारा कमेंट, हाँ सुनील प्रजापति कितनी बार एक कमेंट रहता है, हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहा है, रोज तो तुम्हारा कमेंट पढ़ते हैं। ठीक, संवैधानिक राजतंत्र तुम लोग खांसी करवा दोगे। मतलब वहां पर छोटा सा संविधान भी आ गया, राजतंत्र भी रहा। और हुआ क्या प्यारे बच्चों? हुआ ये कि वहां पर एक छोटा सा संसद भी बन गया और पंचायत उसको कहा जाने लगा। लेकिन बाद में यहां पर त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। मतलब नेपाल में 3 तरह की फोर्सेस शुरू हो गई, एक तरफ राजा और उसकी सेना, एक तरफ माओवादी, ठीक है, जो नक्सल जैसे हमारे यहाँ नक्सलवादी होते हैं, वहां माओवादी हो गए, माओ को मानने वाले उन लोगों ने हथियार उठा लिया, तो वहां पर माओवादी आ गए। और तीसरे तरफ कौन आ गए प्यारे बच्चों? तीसरी पार्टी आ गई, लोकतंत्र समर्थक। कौन? लोकतंत्र समर्थक, ठीक है। तो राजा, माओवादी, लोकतंत्र समर्थक, ये 3 गुट बन गया। तो 2002 में संसद भंग, जब 2002 में संसद भी भंग हो गई, तो 2006 में एसपीए 7 पार्टी अलायंस बना। वहां की 7 दलों ने मिलकर क्या किया? एक गठबंधन बनाया। 7 दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन ने क्या शुरू किया? लोकतंत्र के लिए लड़ाई। सर आप आने वाले समय में इतने खान सर से जब पढ़ाने जाएंगे इस तरह पढ़ा, अच्छा भाई सुनील, ठीक है। तो आने वाले समय में प्यारे बच्चों क्या होगा देखा जाएगा, अभी इसको देखते हैं थोड़ा सा। चलो, तुम लोगों के दिमाग रहेंगे जरूर, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा अपने अपने इलाके में, अरे दीदी नहीं खाना दे रही तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दीदी से, भाई दे दीजिए दीदी जी इनको खाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर जो है शोषण का आरोप लग जाए। हाँ हिटलर स्टूडेंट, कोई बात नहीं। चलिए, द्रविड़ आंदोलन अभी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। सर ब्लैक बोर्ड में मैचवा को चला दीजिए। एक कह रहा है सर ब्लैक बोर्ड में मैचवा को चला दीजिए, नालायक को, मान जाओ बात को। चलो आगे चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत शानदार। सर पी लीजिए, मौसम्मी का जूस पी लीजिएगा। अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों फिर क्या हुआ? 2008 में, हाँ, नेपाल क्या हुआ? गणतंत्र बन गया। 2008 में गणतंत्र और 2015 में नया संविधान लागू हो गया। 2015 में नेपाल का नया संविधान लागू हो गया। 2015 में नेपाल का नया संविधान प्यारे बच्चों लागू हो गया। अगला टॉपिक, बांग्लादेश का उदय, ठीक है। बांग्लादेश का उदय देख लेते हैं जरा सा। सर अरे 150 से नीचे, नालायक को बता रहा, माओवादी बेटा कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले वो लोग भी थे, साम्यवाद को मानने वाले लोग, ठीक है, जैसे हमारे नक्सलवादी हैं। सर 10 घंटे का मैराथन लीजिए ना, लिए तो है, इसी चैनल पे है भैया, देख लीजिएगा। एग्जाम के बाद अवनीश सर का पर्चा भरेंगे। हाँ, नेतागिरी में आ रहा हूं मैं। चलो चलो, बांग्लादेश प्यारे बच्चों देखो यहां पर क्या हुआ, जब आजादी हुई तो आजादी के बाद 2 गुट हुआ था। एक हुआ था पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, ठीक है, और एक था पूर्वी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहां पर उर्दू बोली जाती थी और जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर बांग्ला बोला जाता था। तो अब ये जो है उर्दू यहां पर थोपा जाने लगा, तो यहां पर क्या हुआ? विद्रोह हुआ और यहां पर एक नेता हुए, एक पार्टी बनी आवामी लीग। कहां पर? यहां पर आवामी लीग। और उस आवामी लीग का नेता कौन था? शेख मुजीबुर रहमान। कौन नेता बना? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये नेता बना और इसने 1970 में वहां पे चुनाव भी जीता, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? इसको और इसकी पार्टी को बैन कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और शासक उस समय था यहां पर याहिया खान, सैन्य शासक भी रहा। बाद में जुल्फिकार भुट्टो आ गया,
याहिया खान, इसको जब बैन कर दिया गया और यहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया, आर्मी का कानून, जो बोलेगा धाएं। अब हुआ यह कि भारत में बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भाग भाग के आने लगे, भारत में बहुत सारे देश के लोग घुस घुस के भारत में आने लगे, और जब घुस घुस के भारत में आने लगे तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आवाज उठाई कि भाई अपना तमाशा अपने पास रखो, हमको कहां दे रहे हो। उस समय के बहुत सारे आके घुसे हुए, आज भी सीमापुरी वगैरह दिल्ली में कई जगह रहते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। तो अब वहां पर क्या हुआ कि कहा गया भाई तुम्हारा सामान तुम संभालो, हमको कहां दे रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो 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 यही लड़ाई लगवा रहे हैं। भारत ने कहा चलो तब ठीक है, लड़ लेते हैं ठीक से। तो वहां पर बांग्लादेश में एक ग्रुप बना जिसको कहा गया मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना, और उसके साथ मिल गई भारत की सेना, और सैम मानिक शाह उस समय देश के क्या थे, सेना प्रमुख थे प्यारे बच्चों। हाँ टप्पू पापा जी रुकिए। और सेना के प्रमुख सैम मानिक शाह थे। और 1971 में फिर क्या हुआ, जंग हुई, और जंग होने के बाद बधाई हो बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश का जन्म हो गया, और उस समय से फिर बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनकर बाहर आया। क्लियर है बात। चलिए, तो मुक्ति वाहिनी सेना, अब यहां पर कौन आ गया प्यारे बच्चों, 1971 की जंग हो गई, और 1971 के जंग के बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ, और 1972 में शिमला समझौता कर दिया गया, बांग्लादेश का उदय। अच्छा, शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। क्लियर है बात, यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ बेटा, अब वहां के लोग विरोध में उतर आए हैं कि भैया, क्योंकि वहां की जो आवामी लीग पार्टी है, जो शेख हसीना थी, उन पर आरोप लगा कि ये लोग अपने रिश्तेदारों को जो है नौकरी दे रहे हैं, ये लोग यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो उनका विरोध हुआ, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। अभी वहां पे मोहम्मद यूनुस जो हैं एक कार्यवाहक शासक के तौर पर काम कर रहे हैं। बीच में शेख मुजीबुर रहमान, जब देश का गठन हो गया, तो बांग्लादेश का गठन हो गया, तो शेख मुजीबुर रहमान भी थोड़ा उड़ने लग गए, उन्होंने सारे पार्टियों को प्रतिबंधित करने की कोशिश की, विद्रोह हुआ, सेना ने उनको भी मार दिया। बाद में जनरल इरशाद का वहां पे एक सैन्य शासन भी कुछ दिन तक रहा, लेकिन उसके बाद वहां पे लोकतंत्र कायम हो गया। क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या बात है, 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ, 51 संस्थापक देश थे। ठीक है, भारत इसमें कब जुड़ता है, 30 अक्टूबर 1945। 6 अंग इसके आपको याद रखने हैं, 6 अंग। ठीक है, सर मैं खाना खाने जा रहा हूं, आप भी खाएंगे क्या, अरे भाई अब थोड़ी देर और रुक जाते हैं फिर खा लेते हैं, क्या दिक्कत है सर। अरे शालिनी पाठक बेटा, साम्यवादी विचार को मानने वाले, फॉलो करने वाले लोग, ठीक है, और हथियार उठा लिया था उन्होंने सरकार के खिलाफ। ठीक बात। चलिए, 6 अंग। पहला, आम सभा, ठीक है, जिसको जनरल असेंबली भी कहते हैं। वहां पर क्या होता है, संवाद होता है, बातचीत होती है, चर्चा होती है, जैसे कोई संसद हो उस तरह का। हाँ, मंडल आयोग पर आऊंगा, अभी रुक जाओ, मंडल आयोग पर आऊंगा। मंडल आयोग तो बता दिया भाई, मंडल आयोग तो बता दिया पहले ही मंडल आयोग बता दिया है। चलो, दूसरा, सुरक्षा परिषद। अब देखो, जो सुरक्षा परिषद है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, जो सुरक्षा परिषद है, हाँ, सुरक्षा परिषद में ध्यान रखिएगा, कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रूस, चीन, ये कौन हो, फ्रांस। अब इनको मिला हुआ है वीटो पावर, मतलब अगर किसी चीज पर इन्होंने, फूफा जी लोग हैं, शादी में कुछ हो रहा है, ये मना कर दिए तो मना, चाहे बाकी लोग कुछ भी कहें, उनकी ही बात मानी जाएगी। ठीक है, बाकी लोग कुछ भी कहें, क्या होगा, उनकी ही बात मानी जाएगी। तो ये क्या है, 5 स्थायी सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में। और निषेधाधिकार मिला हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग निषेधाधिकार का किसने किया हुआ है, सबसे ज्यादा प्रयोग चाइना ने किया हुआ है। हाँ, बॉम्बे को करा दूंगा, बॉम्बे प्लान पर। ठीक है, और इसमें क्या है, 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसमें क्या है, 10 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी, जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा। चलो भैया, अभिषेक शर्मा आउट हो गए। सामाजिक आर्थिक परिषद, इसमें कुछ एजेंसियां होती हैं
जिन एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास की कोशिश की जाती है। डॉक्टर झटका आया है क्या? डॉक्टर झटका तो फिजिक्स वाला यहां क्या कर रहा है? चलो बढ़िया मिक्कू, हाँ करेक्ट, ठीक बात करेक्ट मिक्कू करेक्ट, हाँ हाँ हम तो पढ़ाते बनी हो। चलो चलो बहुत शानदार। तो सामाजिक आर्थिक परिषद एजेंसियां जैसे WHO, जैसे यूनेस्को, जैसे यूनिसेफ, ठीक है, जैसे ILO, जैसे UNDP, इन सब के बारे में बुलडोजर क्लास में चर्चा होगी। UNHRC, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए, श्रमिकों के लिए, मानव विकास के लिए, मानवाधिकारों के लिए, इन सभी के लिए अलग अलग जो है एजेंसियां ये संयुक्त राष्ट्र संघ की हैं जो सामाजिक आर्थिक परिषद के रूप में काम करती हैं। हाँ 135 बार रूस ने किया है, सामाजिक आर्थिक परिषद के रूप में काम करती हैं। चौथे नंबर पर कौन सी है? न्यास परिषद। चौथे नंबर पर न्यास परिषद है जो अब समाप्त कर दी गई है। पांचवें नंबर पर है प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय है प्यारे बच्चों जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, जिसमें 15 जज होते हैं और जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और छठे नंबर पर है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। ये जो सचिवालय है ये मुख्य दफ्तर है और यहां पर प्यारे बच्चों इसका जो हेड होता है UN का हेड होता है जिसको महासचिव कहा जाता है। इसमें सबसे पहला महासचिव जो है वो ट्राइग ली था। इस समय जो है वो कौन है? इस समय जो है वो है एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के। इस समय कौन है? एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के, ठीक है। एशिया के पहले थे यूथांट, ये मैं अलग अलग क्वेश्चंस में करा चुका हूं। हाँ न्यास परिषद को हटा दिया गया है, ठीक है, यूथांट, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, चलो बहुत शानदार। विश्व बैंक और IMF प्यारे बच्चों दोनों को कहा जाता है, दोनों को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स संस्था। ब्रेटन वुड्स संस्था, दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है और दोनों की स्थापना 1944 में हुई। देखो IMF जो है वो आर्थिक स्थिरता की कोशिश करता है और वो क्या करता है? वो छोटे कर्ज, महंगे कर्ज, छोटे और महंगे कर्ज देता है और वो शर्तों के साथ कर्ज देता है कि अगर अर्थव्यवस्था डूब रही है तो आपको कर्ज देंगे पर शर्त देंगे, आर्थिक सुधार करिए, नए नए नियमों को लागू करिए, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करिए, सारी चीजों के बाद वो कर्ज देगा। ठीक जैसे भारत को $7 बिलियन का कर्ज 1991 में मिला तो तमाम तरीके के हमको प्यारे बच्चों आर्थिक सुधार करने पड़े थे। बात समझ आ गई। इसके अलावा जो विश्व बैंक है ये आसान ऋण देता है अल्प विकसित और विकासशील देशों को। विकासशील देशों को प्यारे बच्चों, अल्प विकसित और विकासशील देशों को क्या करता है? ये ऋण देता है। ध्यान रखिएगा, आसान ऋण अल्प विकसित और विकासशील देशों को देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सिंचाई के साधन, डैम बनाना है ना, स्वास्थ्य की सुविधाएं लानी है, इस तरह की चीजों के लिए विश्व बैंक थोड़ा सा समाजवादी विचारधारा जैसा लगता है। नहीं 1944 में गठन हुआ था बेटा, 45 से ऑफिशियली काम किया है। तो एक तरह से कहा जाता है कि विश्व बैंक थोड़ा समाजवादी विचार वाला है और IMF जो है प्यारे बच्चों वो पूंजीवादी विचारधारा के आसपास देखने को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है। ठीक है, चलिए WTO विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1948 में एक संस्था थी GATT जिसको कहा गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, ठीक है, ट्रेड एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ ये बना था। बाद में 1 जनवरी 1995 को यही बन जाती है WTO जिसमें 164 सदस्य हैं। जिनेवा जो है वो इसका मुख्यालय है और इसका काम है विवाद रहित आसान व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, दुनिया में व्यापार आसानी से हो सके, आसान व्यापार हो सके, बिना विवादों का हो सके। हाँ ये इकोनॉमिक्स में भी है, ये भूगोल में भी है, हर जगह है। मेरी पिटाई करवाओगे क्या सर? बहुत देर से मेरी मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है तो मम्मी जी की बात सुन के आ जाइए ना, मम्मी क्या कह रही हैं? मम्मी की बात सुन लो भाई, क्या दिक्कत है। चलो
आगे चलते हैं। ये हो गया WTO। 10 और टॉपिक रह गए हैं, 10 क्या 4-5 रह गए हैं, 10 4-5 तो मैंने छोड़े हैं कि जो आप पूछ लेंगे। परंपरागत गैर परंपरागत सुरक्षा। भाई सुरक्षा राज्य की प्राथमिक जिम्मेवारी है, ठीक है सर। अगर आएगी तो खुला मंच पे आ सकती है, उसी पे आता है क्या बेटा, मेरी पिटाई कर। हाँ चलिए, बहुत शानदार सर। बॉम्बे प्लान परिवर्तित करके WTO बना। नहीं, बॉम्बे प्लान अलग चीज है, वो तो 8 उद्योगपतियों ने बनाया। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज नोट कर लो, अवनीश सर ऑफिशियल 07, ये इंस्टा फॉलो कर लेना जिसने भी नहीं किया हो, वहां पे लाइव आऊंगा मैं बहुत जल्द। अवनीश सर ऑफिशियल 07। सर मुझे, सर जी कैसे, मुझे थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट, थोड़ा लेट, थोड़ा लेट है भाई तुम कि पूरा लेट हो? थोड़ा लेट कि पूरा लेट? चलो बहुत शानदार। क्या कह रहे हैं भाई? चलिए बहुत शानदार। परंपरागत क्या है? परंपरागत सुरक्षा का मतलब ये होता है, परंपरागत मुझे हंसी आ गई तुम्हारी बात सुन के। चलो सर, अगर 200 करवा देंगे फिर तो आप मैच स्कोर बोर्ड पे अरे मैं वैसे ही मैच स्कोर बोर्ड पे लिख दूंगा भाई, मैं खुद ही स्कोर देख रहा था अभी। चलो क्या करूं कि क्रिकेट, देखो यार अलग प्यार है दुनिया में, मतलब भारतीयों के अंदर क्रिकेट का अलग प्यार है। अब क्या करोगे, है तो है, लेकिन देखो यार इसी में सब कुछ करना है। देखो दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग त्याग करते हैं, हम लोग 1-2 मैचों का कर देंगे। और परीक्षा वाले समय और ईयर्स बार बार हर साल तो आएंगे नहीं। तो भैया अब इस साल आए हैं तो ये परीक्षा के साथ ये भी परीक्षा है कि अभी तो आज कुछ मैच नहीं है, अभी तुम्हारे बीच एग्जाम में चैंपियन ट्रॉफी चलेगी, और उसमें जब हालत खराब होगी देखना, इधर अगले दिन एग्जाम रहेगा और दूसरे दिन तुम्हारा चैंपियन ट्रॉफी, तो असली परीक्षा तो वहां होगी। बेटा शॉक थेरेपी बताया था, आघात पहुंचाकर उपचार करना। सर इराकी फ्रीडम क्या है? बेटा इराकी फ्रीडम जो है वो 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, उसको कहते हैं। वो बोर्ड से हटा दिया गया है, CUET में आएगा, ठीक है। हाँ उसके बाद IPL आएगा IPL आएगा तब तुम्हारा CUET की तैयारी चल रही होगी, तो ये सब तो चलता ही रहता है। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो आगे चलते हैं। सर बढ़ाने के लिए इंस्टा ID बता रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ वैश्वीकरण भी बताऊंगा अभी। मैच किसका किसका चल रहा है बेटा? नेपाल और युगांडा का चल रहा है, ठीक है। चलिए परंपरागत क्या है प्यारे बच्चों? सुरक्षा। देखो भैया जो पुराने तौर तरीके हैं जिसमें क्या किया जाता है, यहां पर भय से मुक्ति की बात की जाती है, भय से मुक्ति की बात की जाती है, ठीक है। बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण ये सबसे मुख्य मुद्दा इसमें माना जाता है। बाहरी आक्रमण सबसे मुख्य मुद्दा माना जाता है। सैन्य खतरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पर। बाहरी आक्रमण और सैन्य खतरा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहां पर क्या होता है? गठबंधन, ठीक है, गठबंधन बनाना, निशस्त्रीकरण करना, ठीक है, हथियार इकट्ठे करना, ये सारी चीजें आंतरिक और बाहरी जो सुरक्षा है उसको लेकर जितनी चीजें होती हैं परंपरागत में आती हैं। गैर परंपरागत में क्या आता है? मानव विकास की बात की जाती है। ये नया तरीका शुरू हुआ है विकास का, यहां पर आवश्यकता से मुक्ति की बात की जाती है, ठीक है, आवश्यकता से मुक्ति। यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए दिल से थैंक यू। अच्छा भाई ठीक बात, चलिए तुम लोगों को भी पढ़ते रहने के लिए दिल से थैंक यू। चलिए तो इंडिया ने 247 रन बनाए हैं 20 ओवर में। अब आ जाइए, इंडिया की पारी खत्म हो गई, जितने गए हो वापस आ जाओ, आ जाओ एक बार खत्म करते हैं दबा के। चलिए सर इतना, हाँ आगे चलते हैं। पर्यावरण आ रहे हैं, पर्यावरण पे भी आ रहे हैं। चलिए सतत विकास प्यारे बच्चों, 1987 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ। इन्वायरमेंट एंड, हाथ दुखा गई लो, डेवलपमेंट, ठीक।
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट, हाँ यूएनसीईडी हुआ। यहां पर एक रिपोर्ट छपी जिसको ब्रटन लैंड रिपोर्ट कहा गया। यहां पर एक रिपोर्ट छपी जिसको ब्रटन लैंड रिपोर्ट कहा गया, और इसका शीर्षक एक रहा इसका, और इस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक छपा हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, जिसको कहा गया आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य नाम से एक रिपोर्ट छपी। अच्छा, यहां पर बात की गई सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सीधी भाषा में भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना, भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना, भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना, भैया हाथ में दर्द हो गई देखो, फिर हाथ में दिक्कत हुई तो हम नहीं जानता नहीं, भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान का विकास, वर्तमान का विकास, ठीक, भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान का विकास। सर आज मैंने सुबह 4 बजे से उठ के WWE रॉयल नंबर देखा है पूरा 5 घंटे, ले भैया ये अलगे परेशान है, यहाँ लोग परीक्षा में परेशान है, 5 घंटा WWE देखते हैं। अरे भैया WWE हो जाएगा एक जमुआ में, घूसा पे घूसा लगेगा, मान जाओ, नींद पूरी करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, WWE बाद में देखना। हाँ PDF दूंगा, लेकिन अभी लास्ट में बताऊंगा। सर 10 घंटे का क्वेश्चन आंसर मैराथन लेके आइए। अरे भैया सब लेके आएंगे, जो ना आवत तो करो, 10 मिनट को क्लास है, ठीक से करो। इसी के बाद पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसको रियो सम्मेलन भी कहा गया। इसको क्या कहा गया? रियो सम्मेलन भी कहा गया। पृथ्वी सम्मेलन को क्या कहा गया? रियो सम्मेलन भी कहा गया था, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या बात हुई थी? UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बात ठीक है। UNFCCC की बात यहां पर की गई थी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? क्या की गई थी बात? शेयर करो फटाफट से, 200 पार चलो। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की बात की गई थी। और यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की जोर शोर से बात की गई, ठीक है। यहां पर सतत विकास की पूरी तरह से बात की गई कि भैया अब तो सतत विकास हमें क्या करना है? हासिल करके रहना है। और यहां पर एक बहुत खास बात हुई, एजेंडा 21। खास बात इसकी ये थी कि भाई 21वीं सदी आ रही है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारा मूल मंत्र क्या होना चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास क्या होने चाहिए। और तब ये कहा गया कि वी शुड फ्रेमवर्क लॉ, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसको सभी पालन करें और जो कंपलसरी हो कि भाई हम 21वीं सदी में ऐसा 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 करने वाले हैं। बात ठीक है। तो एजेंडा 21 ये लागू किया गया, UNFCCC और इसके अलावा सतत विकास, ये 3 खास बातें यहां थी। यहीं पर यह तय भी हो गया कि भैया 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक बात है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ये बात भी यहीं पर तय कर ली गई। ठीक है भाई। हाँ सर, क्लियर सर। अरे भाई सोशियोलॉजी आ जाएगी, काहे परेशान हो? यही दिक्कत है ना, जो है उसको नहीं ध्यान दोगे। एक के बतिया बार बार कई बार कह चुका हूं भैया, अगले हफ्ते 5 बजे से सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स बारी बारी से करेंगे हम लोग। अभी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो। सर मैं चंगेज खान, आई एम अशोक इफ यू आर चंगे हाँ भाई गौरी रावत तुम्हारा कमेंट आ रहा है। चलो सर हाँ ठीक है चलो। हाँ करेक्ट सर, खाना खाकर आती हूं, आओ भैया तब तक हम चले जाएंगे। सर जब से आपसे मैंने पढ़ा है अब सिविक्स हलवा लगने लगा है। हाँ बिल्कुल हलवा है, ये है, लगने का लगेगा। चलो अगला पॉइंट, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। 1997 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को
कम करने हेतु, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। इसमें मुख्य रूप से जो विकसित देश थे, जापान, अमेरिका जैसे जो देश थे, उनको लक्ष्य दिया गया कि भैया आपको टारगेट दिया जाएगा, जितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसका 6%, 5% इस हिसाब से आप कम करिए, ठीक बात है। और जो विकासशील देश थे उनको कहा गया कि आप नजर रखिए, जो विकासशील देश थे उनको कहा गया कि भैया आप क्या करिए, थोड़ा नजर रखिए कि आपका भी उत्सर्जन कम हो। भारत ने 2002 में इसकी क्या की, पुष्टि की। भारत ने 2002 में इसकी पुष्टि की कि ठीक है, हम जो है क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि करते हैं। क्लियर है बात? ऐसा कोई है जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है? ऐसा भी कोई महान आत्मा बैठा है क्लास में तो जल्दी हाथ उठा दे। सर जी भोजन के लिए चावल की रोटी के साथ, अरे तुम पहले भोजन करो यार, चावल रोटी अभी अभी देखा जाएगा, अभी देख रहे हो कि चलिए। हाँ हिटलर प्लीज, हलवा नहीं खीर, बहुत बढ़िया, आपका नाम बहुत अच्छा है सर, अच्छा दीपाली यादव, थैंक यू बेटा। टप्पू के पापा सिविक्स इक्वल टू हलवा, रे शानदार, बहुत शानदार। चलो हाँ, कल सुबह 6 बजे बुलडोजर क्लास में जो नहीं आया, इसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज कल सुबह कराऊंगा। कल सुबह की क्लास में 6 बजे एक एक बच्चा दिख जाना चाहिए हमको बुलडोजर में। सर मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते मगर नजर मुझ पर ही रखते हैं। ये जो शेरो शायरी दिल फेंक वाला तुम लोग कर रहे हो ना। सर मेरा नाम कशिश जैन है घर का। अच्छा बेटा कशिश, चलिए क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, आगे चलते हैं। वैश्विक उष्णता, जिसको क्या कहते हैं भैया, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोब का गर्म होना, सीधे सीधे पृथ्वी के तापमान सामान्य रूप से ज्यादा बढ़ जाना। होता क्या है, यह है सूर्य, ठीक है, और यह है आपकी पृथ्वी। अब सूर्य से मान लीजिए किरणें आ रही हैं, ठीक बात, आकर लौट भी जाती हैं। जब लौटने लगती हैं, अगर ये पूरी लौट जाएंगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, बर्फ का गोला बन जाएगा। तो प्रकृति ने यहां पर कुछ ग्रीन हाउस गैसों का इंतजाम कर दिया, या कुछ गैसों का इंतजाम किया जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, O3, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह की गैसेस। ये क्या करते हैं, थोड़ी गर्मी बचा के रखते हैं, बाकी गर्मी जाने देते हैं। अब हम महान आदमी, हम क्या कर रहे हैं, अप्राकृतिक रूप से इस ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रहे हैं, यानी उद्योग लगा के, परिवहन के साधनों से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि कर रहे हैं। और जब ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, ये पृथ्वी का तापमान सामान्य रूप से ज्यादा बढ़ रहा है। और जब पृथ्वी का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ेगा तो जो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान है वो पिघलेंगे। पिघलेंगे तो क्या होगा, जो समुद्र का जल स्तर होगा वो बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है क्या होगा, बहुत सारे समुद्री जीवों का जीवन तो तहस नहस होगा ही, समुद्र के किनारे वाले जो शहर हैं उनके डूब जाने का भी खतरा बना रहेगा। ठीक है, देखो अवनीश सर पॉलिटी को एक टेलीग्राम है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आज ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो ऐप पर तो मैं लगाता ही हूं पीडीएफ, अड्डा 247 के ऐप में आप जाओगे, वीडियो सेक्शन में जाओगे, सीयूटी हिंदी मीडियम में, तो ये वीडियो दिखेगी, बगल में पीडीएफ लगी रहेगी। हो सकता है वहां बड़ा है तो न लगे, लेकिन अवनीश सर पॉलिटी को वहां आज आपके टेलीग्राम में ये मिल जाएगी। ओके हर्षिता, आगे चलते हैं, ये कहानी हो गई। एनपीटी सीटीबीटी, भैया देखो ये दो जो है निशस्त्रीकरण की संधियां हैं, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट की संधियां हैं। एनपीटी हुआ 1968 में, सीटीबीटी हुआ 1997 में। दोनों में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध था, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध, ठीक है, ये दोनों में किया गया। ठीक है, एनपीटी में क्या कहा गया कि देखो भाई परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध होगा, अंतरिक्ष, जलवायु, हवा, अन्य तन्य कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं करना है। नंबर 2, जिसके पास परमाणु हथियार हैं वो गैर परमाणु राष्ट्रों को हथियार बनाने का कोई तकनीक नहीं देंगे। नंबर 3, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, अगर उनको कोई परमाणु हथियार का धमकी देगा तो हम बचाएंगे। नंबर 4, अगर इस पे साइन करोगे तो तुमको मैं शांतिपूर्ण तरीकों से, यानी कि बिजली उजली बनाने के लिए परमाणु जो तकनीक है उसका हम लोग जानकारी देंगे। ये सब बात कहा गया, भारत ने कहा बकवास है, भेदभावपूर्ण है, हम नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक, सीटीबीटी में आ जाइए, यहां भी लगभग वही बात दोहराई गई, इसमें एक बात और ऐड कर दी गई कि भैया अगर तुम इस पर साइन करोगे, सीटीबीटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट, पहले तो इसका फुल फॉर्म समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, ये सीटीबीटी कर दिया गया कि भाई परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध रहेगा। एनपीटी भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि,
तो यहां पर यह कह दिया गया सीटीबीटी में कि भैया एक बात समझ लेना कि आपको जांच भी करवानी होगी कि कहीं चुपके चुपके आप जो है परमाणु परीक्षण तो नहीं कर रहे हैं। भारत ने दोनों को भेदभावपूर्ण बताया और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण भेदभावपूर्ण किसने बताया? इंडिया ने। पहला परमाणु परीक्षण इंडिया ने 1974 में पोखरण में किया, दूसरा 1998 में पोखरण में किया। ठीक है। हाँ, हर्षिता केशरवानी क्या कह रही है बेटा, बताइए। चलिए, वैश्वीकरण क्या है बेटा? एक प्रवाह है, एक फ्लो है। ठीक है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके बहुत आयाम है। ठीक है, बहुआयामी प्रक्रिया है। प्रवाह किस किस चीज का है? लोगों का, विचारों का, वस्तु का, सेवा का, पूंजी का। कहां? एक देश से दुनिया के अन्य देशों में, एक देशों से अन्य देश में। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रक्रिया है, एक पूरा का पूरा फंक्शन है और ये प्रक्रिया बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब क्या हो गया? इसके सांस्कृतिक पक्ष भी है, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष भी है, इसका आर्थिक पक्ष भी है और इसका राजनीतिक पक्ष भी है। प्रभाव क्या है? बुलडोजर क्लास में सुबह 6 बजे चर्चा करेंगे। ठीक है। अरे स्नेहा पांडे क्या टाइम नहीं है? हाँ चलो आगे का। ये वैश्वीकरण की कहानी हो गई, यानी इसको हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। और ये दुनिया की संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्थाओं को, एक देश के संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया के बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ, समाजों के साथ, संस्कृतियों के साथ, रीति रिवाजों के साथ जोड़ता है और पूरे विश्व को एक गांव के रूप में देखने के कंसेप्ट को लेकर चला जाता है। ठीक है। क्या हो गया भैया? कोई नौटंकी चल रहा है क्या यहाँ पे? क्रेजी कौन है भैया? किसी को ब्लॉक व्लॉक तो नहीं करना पड़ेगा। चलो अगला देखते हैं। वैश्वीकरण की आलोचना। भैया आलोचना वैश्वीकरण की क्या होती है? कि ये पूंजीवाद के करीब है, पूंजीवाद के करीब है। तो इससे क्या होगा? वर्ग संघर्ष होगा। इसकी आलोचना होती है कि इससे वर्ग संघर्ष होगा, यानी अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब बनेगा। ठीक है, एक तो आलोचना इसलिए होती है। दूसरी आलोचना इसलिए होती है कि राज्य की संप्रभुता शक्ति का, राज्य की संप्रभुता शक्ति इससे क्या होती है? कमजोर होती है। राज्य की संप्रभुता शक्ति इससे कमजोर होती है। तीसरा क्या है? कल्याणकारी राज्यों की कमी होती है। कल्याणकारी राज्यों की इससे कमी होती है। चौथा क्या है भाई? चौथा क्या देखा जाता है? पूंजीवाद के करीब वर्ग संघर्ष, राज्य की संप्रभुता शक्ति कमजोर होती है, कल्याणकारी राज्यों की कमी होती है। सांस्कृतिक समरूपता, बड़ी संस्कृतियां छोटी संस्कृतियों पर हावी होती हैं। सांस्कृतिक समरूपता या साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, इसका खतरा रहता है। स्वदेशी को नुकसान, यानी बाहरी कंपनियां जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां स्वदेश के छोटे छोटे कंपनियों पर हावी हो जाती हैं, तो स्वदेशी कंपनियों को नुकसान होता है। अरे भाई क्या चल रहा है ये? अरे तुम लोग एक दूसरे के कमेंट का क्या ध्यान दे रहे हो? क्या चल रहा है भाई? ये कौन क्रेजी है, क्या कह रहा है? अच्छा पागल मास्टर अरे पागल ही तो कह, हम कह तुमको कुछ कह रहा है, हमको कह रहा है कहने दो यार, क्या तुम लोग भी छोटी छोटी बात होगा। यस आई एम पागल, आई एम पागल फॉर माई स्टूडेंट्स। अरे छोड़ो ना, हमको ना कह रहा है कहने दो। यस पागल मास्टर हूं मैं। चलो नालायको, वीटो पावर का यूज कर दो अरे मौज लेने आया तुम लोग, मौज दे रहे हो उसको, अपना काम करो। चलिए, अरे बेटा सोल्जर उत्कर्ष, तुम सोल्जर हो यार, तुमको कोई इग्नोर कर सकता है? कैसी बात कर दी। देखो ये को बता रहा है इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट कर दी। अरे भाई सर आपसे विनम्र है कि यहाँ पर क्रेजी, अरे छोड़ो ना, आपको काम करो। तुम लोग जिसका ध्यान नहीं दोगे अपने आप ब्लॉक है वो है। तुम लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो अपना आप। सर आपका CUET, बेटा CUET हिंदी मीडियम चैनल चल रहा है, वो भी चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात, आज जितने लोग आए हैं कल सुबह बुलडोजर क्लास में आएंगे, कल शाम को 7 बजे बैटल है उसमें आएंगे, और सभी अपने अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि यहाँ क्लास यूपी बोर्ड की चल रही है। और राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारे बोर्ड वाले यहाँ आया करो। ठीक है, हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड। चलो ओके। सर आप याद कैसे करते हैं? बेटा अभ्यास, बार बार कराते कराते याद हुआ है, कोई एक बार में याद नहीं हुआ है, मेरे से भी गलती हो जाती है। चलिए हाँ भैया, तो खत्म कहानी हो गई। कितने पॉइंट हुए थे हमारे? 38 पॉइंट हुए, तो 40 पॉइंट कराने थे। 2 और आपके कोई पॉइंट हो तो आप बता दीजिए। 2 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए रख लिए थे। ठीक है, एक कोई द्रविड़ आंदोलन पूछ रहा था। भाई देखो, 2 द्रविड़ आंदोलन है 39 नंबर पे।
जो द्रविड़ आंदोलन है ना, वो क्या था प्यारे बच्चों, वो भाषा से संबंधित आंदोलन था, क्षेत्र से, एक क्षेत्रीय आंदोलन था, क्षेत्र संबंधी। यहां पर नारा, इसमें पेरियार जो है, रामस्वामी अय्यकर जो थे, पेरियार, उनकी अहम भूमिका थी। इससे रिलेटेड डीएमके पार्टी बनी जिसने इसको बढ़ चढ़ के उठाया और इसने नारा लगाया, हिंदी दिन दिन बढ़ता जाए, सॉरी उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, हिंदी कह रहा हूं। हिंदी विरोधी आंदोलन था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन था, ठीक है। तो इसमें था कि उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। तो यह क्षेत्रवाद से संबंधित आंदोलन था, भाषा, हिंदी भाषा के खिलाफ आंदोलन था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन था, ठीक है। ऑपरेशन पोलो, बेटा देखो लास्ट 40 नंबर, ऑपरेशन पोलो जो है, ऑपरेशन पोलो जो है, ये 1948 में जो हैदराबाद का विलय है, हैदराबाद का विलय है, उसके लिए चलाया गया था। हैदराबाद में आप जानते हो निजाम था, और वो निजाम कहता था कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊंगा या स्वतंत्र रहूंगा, तो उसको मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सेना वहां पर गई। हैदराबाद की जो रजाकारों की सेना थी, है ना, उसको समझा बुझा के, मारपीट के, ठोक बजा के भारत में हैदराबाद का विलय हुआ, उसी को ऑपरेशन पोलो कहा गया है। 40 टॉपिक समाप्त हुए भाई, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, सीबीएसई बोर्ड से बहुत शानदार। अब आज का क्लास बंद, कोई टॉपिक अब नहीं लूंगा। अब भैया आओ, बुलडोजर क्लास में आओ, कल की क्लास में आओ ना, सार कोर्स सब कल की क्लास में, सब एक के दिन में मजा मिल जाएगा तुम लोगों को, है। अब देखो भैया, अवनीश सर पॉलिटी इको, ये वाला टेलीग्राम जाके फटफट ज्वाइन कर लेना, वही डालूंगा अभी। सर हेलो दर्शिका, मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम कमेंट किया है, नहीं, अरे मालरा क्या हो गया भाई, सार्क 1985 में बना, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, 8 देश सदस्य हैं, बात खत्म। अवनीश सर क्लास होती है उसमें, हाँ चलो एक बार आग लगाओ कमेंट में सब लोग। नाटो की स्थापना 1949 भाई, 1949। हाँ टप्पू के पापा, चलिए पंजाब समझौता बता दिया हूं, अवनीश सर का शिष्य 1985 बता दिया हूं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या वाला सब अब हो गया। बाकी कल सुबह 6 बजे बुलडोजर क्लास होगी, अब कल शाम को 7 बजे चर्चर लोगों को लेके आना। अगर आर्ट वालों की बेइज्जती हो गई साइंस वालों के सामने तो टांग टांग उलाट उलाट मारूंगा, बता रहा हूं। नालायक, पढ़ना रहता है तो मैच देख रहे हैं। जय हो जय हो जय हो, ठीक है बढ़िया। महाकुंभ में जाऊंगा भाई, चिंता मत करो। आपका इंस्टाग्राम बता तो दिया, अवनीश सर ऑफिशियल 07। चलो तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।